मतलब मुझे बड़ा अपने आप में बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन गया। तो मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा सा सक्रिय रहना पड़ेगा। तो मैं हर एक्टिविटी में एबीपी में इन्वॉल्व होता गया। तो सारे स्टूडेंट्स की मदद वगैरह सब करते थे। तो मेरा बिहेवियर से तो सभी ने कहा नहीं रोहिना आप ही इलेक्शन लड़े, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे सीआर के नाते। और मुझे अच्छे से याद है कि 48 में से लगभग 45 लोग जिनको मैंने चयनित किया था वो जीत कर आए इलेक्शन। मतलब कि ऐसा मेरा टर्निंग पॉइंट रहा कि शायद अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता उस समय और एबीपी मेरा सपोर्ट नहीं करती तो मैं छात्र राजनीति में शायद नहीं होता। किसान का बेटा बना अध्यक्ष, मुझे अच्छे से याद है हेडलाइन यही छपी कि किसान का बेटा बना अध्यक्ष। और हुआ यूं कि नेक्स्ट मीटिंग पे भी भूख हड़ताल पे हमको बैठना पड़ा। और जब भूख हड़ताल पे बैठे तो हमारे साथ वो सारे स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर बैठ गया कि 1 तारीख को दीक्षांत समारोह में नहीं होने दूंगा। गवर्नर साहब कार्यक्रम करा देंगे, गवर्नर साहब को घुसने नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे उस समय। 72,000 एक बच्चे का था, वो सभी बच्चों के अकाउंट में वो पैसा आ गया। तो मेरा पूरा परिवार संघ और जनसंघ से सेवाएं दे रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी से जब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं हुआ करता था, कोई जानता नहीं था कि कौन सी पार्टी है। हाँ, उस समय मेरे ताऊ स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र राय भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। पृथ्वीपुर में भी आप ये मान के चलिए बहुत कद्दावर नेता हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय श्री बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, उनका भी एक अपना दबदबा था। और निवाड़ी में बब्बू चाचा का एक अपना दबदबा। कभी कभी क्या होता है किस्मत की लकीर होती है जहाँ किस्मत आपको लेकर जाए। तो इस समय शायद मेरा मौका नहीं था और भगवान ने कहा थोड़ा सा रुकिए कुछ और अच्छा देंगे तो इसलिए रुकना पड़ा शायद। आज पटेरिया जी को बनाया और मुझे खुशी है कि उनके नेतृत्व में जिला बहुत अच्छे से चल रहा है। संगठन का बहुत शानदार निर्णय रहा है और मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूँ और संगठन के साथ खड़ा हूँ। जब कोई यूथ लीडर बढ़ता है किसी भी स्थान पर, चाहे प्रादेशिक स्थान पर या जिले के स्थान पर, ये हर जगह उसको रोका जाता है कहीं पे भी। ये मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्वाभाविक नेचर है। जब किसी नेता को लगता है कि ये आदमी बढ़ रहा है तो उसको डाउन करने के लिए अपने समर्थकों से कुछ ऐसी बातें करता है उस नेता के संबंध में जो उसको पता ही नहीं। एक होता है पावर और एक होता है आपकी स्वीकार्यता। पावर और स्वीकार्यता में बहुत अंतर होता है। पावर क्या होता है, मेरे पास पावर है इसलिए लोग मुझे पूज रहे हैं, ये है। उसको नेता नहीं माना जाता है। मेरे पास पावर नहीं है लेकिन फिर भी लोग मुझे एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। बताए जिस दिन लोगों के मन में आपकी स्वीकार्यता बढ़ जाए कि हाँ मैं ये व्यक्ति को होना चाहिए नेतृत्व के रूप में, समझ लीजिए आप स्वीकार सफल है। अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को किस नज़र से देखते हैं आप? मुझे लगता है शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैं उन सभी लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अगर राजनीति होगी तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी भी राजनीति का शिकार होगी। कई लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं ये समझता हूँ कि जिनको रोजगार, अगर किसी को नौकरी भी करना है तो सबसे पहले आपको काबिलियत भी तो होना पड़ेगा। आप किसी का नौकरी करेंगे तो आप ये समझ लेंगे आप दिन भर यूं बैठे रहेंगे, कोई आपको पैसा देगा तो ये भी नहीं। तो हम अपने जिले के युवाओं से ये भी कहते हैं कि आप काबिल बनो। कोई भी लीडरशिप या कोई भी स्थानीय नेता होता है वो युवा लॉबी को जोड़ना चाहता है और जैसे ही युवा लोग को वो अपने साथ जुड़ता है तो सबसे पहले उनके इंटरेस्ट की बात करता है कि एक काम करो हम तुम्हें ये काम दिला देते हैं। वो बेचारा अभी 19 साल का है, उसके अंदर राजनीति के गुण नहीं है, उसको समाज में काम कैसे करना है वो नहीं बता दिया, उसी को इतना बता दिया कि तू 200 रुपये तू कमा लेगा माने चलो और 200 रुपये तू लेकिन मेरे साथ ऑल टाइम चिपका रहा है। अभी इससे उस युवा का भी विकास नहीं होगा। ऐसा नहीं कि साहब हम तो फल्ला आदमी से जुड़ गए और फल्ला आदमी ने आज हमें एक स्वयं सहायता समूह का एक वो दिला दिया या ऐसा हो गया। मतलब उन्हीं का बखान कर रहे हैं नेताजी, बखान उन्हीं का कर रहे हैं, है ना। और अभी बखान कर रहे हैं और बखान के बाद अगर बैठ जाए कि आपने अपना क्या विकास, अभी राजनीति का राज शब्द नहीं जाना, कुछ नहीं जाना और समूह मिल गया। या मैं तो सीधी बात करता हूँ, जो भी काम करो डेडिकेशन के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। नेतागिरी भी करना है तो बिल्कुल प्लान्ड वे में करो। आप अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, पूरी प्लानिंग करो। और नेतागिरी सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि हमें भैया जी के पीछे घूमना है या बहन जी के पीछे घूमना है या संपूर्ण नेता के पीछे में घूमना है। कांग्रेस को ही देख लीजिए, चुनाव आएगा तो तमाम की बातें करेंगे। समाजवादी पार्टी 4 साल कहीं दिखेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी की आप बताइए कौन सी गतिविधि चलती है, क्या कांग्रेस की गतिविधि चलती है, क्या बीएसपी की गतिविधि चलती है। आज के समय में लोग जातिवाद से ऊपर उठकर वोट देना चाहते हैं।
और मेरी पत्नी गेस्ट फैकल्टी है हायर एजुकेशन में, वो भी डॉक्टरेट है। और मेरी 2 बेटी हैं, अभी छोटी छोटी हैं। तो ये 2020 में हमारी शादी हुई। तो अब नेता है, नहीं चाहते नेता बनने पर? नहीं, ऐसा नहीं, मैं पर्याप्त हूँ। और अगर बेटी में अगर ऐसा गुण पैदा होता है कि उसको नेतृत्व की इच्छा होती है तो स्वाभाविक है, वो उसके लिए स्वतंत्र रास्ता खुला है। मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूँ उसको आर्मी ज्वाइन कराऊँ। अगर उसकी इच्छा है नहीं, वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो नेता बनना चाहती है, वो इंजीनियर बनना चाहती है, उसकी इच्छा है। बट एक हमारा फ्रेमवर्क ऐसा है कि नहीं, हम तो ये प्रेरणा देंगे, लेकिन अगर उसकी अपनी कोई इच्छा है तो उसके लिए स्वतः वो स्वतंत्र है। नाम ले लो तो ऐसा कोई नेता, बड़े नेता मानते हैं उनको। एक ही, अरे बोले कद्दावर नेता थे, बिल्कुल नेता। लेकिन मुझे और रोहन राय को नहीं जानता। अभी इसलिए नहीं जानेंगे क्योंकि मैं संगठन भूमिका में काम कर रहा हूँ। बब्बू चाचा एक जनप्रतिनिधि की भूमिका में काम किए, है ना। तो वो जो गैप जो है वो भरना मेरे लिए बड़ा चुनौती का काम है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच में हर गाँव में जाऊँ कि जो पुराने पारिवारिक जुड़े हैं उनको कनेक्ट करूँ। लेकिन हाँ, चाचा जी का जैसे नाम आता है तो लोग एकदम रिकॉल हो जाते, कह रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल यादव, आप देख रहे हैं रेडियो लक्ष्य न्यूज। आज के खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मेहमान हैं रोहन राय जी, जो निवाड़ी तहसील से छोटी तहसील हुआ करती थी और तहसील से जाकर के इंदौर में जाकर के राजनीति की है। एबीपी पे राष्ट्रीय मंत्री रहे 2 बार। तो आप शुरुआत से लेकर के और आज इस तरह जो जिस सफ़र तय किया है, बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं हम। तो रोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। और आज यहाँ आपने मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत आभार जो आप आए हैं। आज बहुत चर्चा करने वाले हैं, छोटे से बचपन से लेकर के जो आपने राजनीति की है, तो युवाओं में क्या गुण होने चाहिए और आप अगले 5 वर्षों में या आने वाले समय में क्या देखना चाहते हैं अपने आप को, बहुत चर्चा करने वाले हैं आपसे। तो शुरुआती दौर क्या रहा है आपका बचपन से लेकर के? देखिए, मैं तो वैसे 10th तक मैंने पढ़ाई निवाड़ी में की। और निवाड़ी में पहले स्कूल हुआ करते थे, वो हालांकि अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे स्कूल हुआ करते थे। 10th तक मैंने यहाँ पढ़ाई की और 10th के बाद मैं अपना इंदौर पढ़ाई करने गया। IPS स्कूल इंदौर में है, तो वहाँ बोर्डिंग में रह के मैंने 11th 12th वहाँ से कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी कैंपस का एक एग्ज़ाम हुआ करता था उस समय, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नाम से। मैं उसमें सहभागिता दर्ज की और ऑल इंडिया में 425 रैंक और मध्य प्रदेश में 28 रैंक उसमें लेकर आया था। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में मुझे मतलब MBA MS करने का मौका मिला। मतलब ये बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड कोर्स है। और उसके बाद वहीं से मैं मतलब पढ़ाई लिखाई और पूरा सामाजिक जीवन मैंने इंदौर में काफ़ी व्यतीत, मतलब यूँ कहूँ कि निवाड़ी तो अभी पिछले 4 साल से मैं सक्रिय हूँ, लेकिन लगभग 15 साल में इंदौर में सक्रिय होकर अपनी भूमिका। पढ़ाई के साथ साथ आपने छात्र नेता भी आप बनते गए और आपको ऊंचाइयाँ भी हासिल मिलती गई हैं। तो उच्च स्तर को बताइए, आप जो छात्र नेता बने, कैसे शुरुआत की आपने? ये 2007 की बात है, जब मैं कैंपस में मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी कैंपस में, देवी अल्लाह विश्वविद्यालय। और सर्वप्रथम मेरा जो कोर्स था, मुझे MBA ई-कॉमर्स मिला IMS इंस्टीट्यूट में। जब मैंने देखा कि वहाँ मेरे कुछ सीनियर थे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कनेक्टेड थे। उस समय बहुत ज़्यादा ABP के बारे में मुझे नहीं मालूम था, इतना मालूम था कि हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। तो मैं जब कैंपस में जब गया तो मैंने उनकी एक्टिविटी देखी, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा कि आखिर है क्या। तो ABP का एक क्या होता है, एक मेंबरशिप ड्राइव चलता है हर जून जुलाई अगस्त में। वो हर स्टूडेंट्स को नए युवा जुड़ते हैं कैंपसेस में जाके ABP के बारे में बता के। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं क्लास में था, तो 2007 में उसी जब उस समय मेरे कुछ सीनियर थे, उन्होंने मुझे उसमें जोड़ा, मुझे इंटरेस्ट आया। और जोड़ने के बाद मैं मतलब मुझे बड़ा अपने आप में बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन गया। तो मैं जब उस समय रेंटल रहता था अपने कुछ मित्रों के साथ, तो मैंने उनको बताया, देखो यार, मैं आज ABP का सदस्य बन गया। और फिर धीरे धीरे ABP की जो गतिविधियाँ, चूँकि आप किसी से जुड़ते हैं तो स्वाभाविक है, उस समय व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हुआ करते थे, क्योंकि व्हाट्सएप उस समय चलता नहीं था। लेकिन वो फ़ोन करके, रोहिन भाई आज स्टूडेंट के विषय में यहाँ चलना है, आपको आना, क्योंकि मैं सक्रिय भूमिका आवाज़ उठानी है आपको। तो साथ में चला करते थे, क्योंकि आप शुरुआत में नेतृत्व का तो एकदम मौका नहीं मिलता है, क्योंकि पहले सीखना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं जब उनके साथ गया तो मुझे अच्छा लगा कि यार स्टूडेंट के विषय में आवाज़ उठा रहे हैं।
और मैं जब देखा कि यार ये डायरेक्ट डीएम से बात कर रहे, उस समय डायरेक्ट कुलपति से बात कर जो आपके सीनियर थे, हाँ, उनको आप देखते देखते मैं देखता था कि यार डायरेक्ट सीधे वाइस चांसलर, क्योंकि मेरे मन में वाइस चांसलर इज लाइक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं सामान्य स्टूडेंट, आज भी सामान्य स्टूडेंट के मन में वाइस चांसलर से डायरेक्ट बात करना सही बात है। तो मैंने यार ये तो बड़ा इनका अच्छा रोल कॉल है यार। तो मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा सा सक्रिय रहना पड़ेगा। तो मैं हर एक्टिविटी में ईवीपी में इन्वॉल्व होता गया। तो मुझे अच्छे से याद है 2009 में मुझे, जब मैं 2 साल काम करता रहा, तो मुझे कैंपस का एक यूनिट बना, देवी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कैंपस का। उस यूनिट में मुझे कैंपस का ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी का उन्होंने बनाया। तो मुझे, मेरे लिए वही बड़ी बात थी कि मैं मतलब पहले तो बड़ा कम से कम, हाँ एग्जैक्टली, मैं पहले एक मेंबर के नाते में जाता था और फिर कैंपस का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना। और ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के और मैं उस समय आईआईपीएस में आ गया था, क्योंकि मैं कोर्स का चेंज किया तो आईआईपीएस में आ गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर क्या होता है कि जब बनते हैं तो मेंबरशिप ड्राइव चलती है, तो मैं बड़े मेंबरशिप लोगों को पर्ची बांटना, ईवीपी के सदस्य बनो, तो थोड़ा सा एक सेपरेट आइडेंटिटी कॉलेज में थोड़ा सा मुझे लगने लगा। तो वो लगभग मैं 2 साल इस दायित्व पर रहा, मतलब ये जो कैंपस का ज्वाइंट सेक्रेटरी। और मैं कहता हूँ कि मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फिर पॉलिटिकल फील्ड में जाने का नहीं था, लेकिन 2011 में जो कहते हैं कि मैं क्यों आखिर राजनीतिक भूमिका में आया, 2011 में मैं यूनिवर्सिटी ने मतलब राज्य शासन ने इलेक्शन कंडक्ट किए मध्य प्रदेश में। और उसमें इलेक्शन ये था कि पहले सीआर चुनेंगे, सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास का सीआर चुनेंगे। सीआर क्या होता है? सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्लास, हाँ। और आपको सबसे पहले आपके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि कौन सीआर के लिए एलिजिबल था, तो उसमें तमाम प्रकार के नॉर्म्स थे, कंडीशन थी। तो मैंने सीआर का सबसे पहले चुनाव लड़ा और इत्तेफाक से मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे विरोध में उस समय कोई खड़ा न हुआ, क्योंकि मैं चूंकि एवीपी में पहले कनेक्टेड था, तो सारे स्टूडेंट्स की मदद वगैरह सब करते थे। तो मेरा बिहेवियर से तो सभी ने कहा नहीं रोहिन आप ही इलेक्शन लड़े, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे सीआर के नाते। तो मैं निर्विरोध सीआर जीता उस समय। अब चूंकि मैं आईआईपीएस इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली मैं देख रहा था, तो ईबीपी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि आपने पूरे कैंपस के सीआरों को थोड़ा देखना है, चुनाव कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता सीआरों का। तो उसके पहले से सारी एक्सरसाइज मैंने की। और आईआईपीएस में केवल जिस इंस्टीट्यूट में मैं था लगभग 48 सीआर उस समय, उस 48 क्लास मतलब 48 सीआर, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस थी, ए सेक्शन, बी सेक्शन, एमबीए, एमएस, एमबीए, कॉमर्स, एमसीए, एमटेक, तमाम प्रकार की चीजें थी। तो मैं जब जिन लोगों को चयनित किया था कि इनको सीआर का चुनाव लड़ना चाहिए, इनको लड़ाना चाहिए संगठन को, लगभग सभी को संगठन ने ओके किया। और मुझे अच्छे से याद है कि 48 में से लगभग 45 लोग जिनको मैंने चयनित किया था वो जीत कर आए इलेक्शन उस दिन, मतलब वो 2011 आपने चयनित किया या उस समय चयनित किया। और मैं तो निर्विरोध जीत गया था। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष का भी फर्दर चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि एक दिन का पूरा प्रोसेस रहता था। सुबह वोटिंग हुआ सीआर के लिए, फिर 3-4 घंटे का समय मिला, फिर उन्हीं सीआरों में से मिलकर कोई अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेगा। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में पूरे टोटल में 259 सीआर थे उस समय, 259। तो अब 40 तो अकेले हमारे कैंपस में थे ना, फिर बाकी आईटी था, आईएमएस था, स्कूल ऑफ कॉमर्स था, कंप्यूटर साइंस था, फार्मेसी था, अलग-अलग डिपार्टमेंट थे। और यूनिवर्सिटी एज अ होल मिला के लगभग 259 और 269, मुझे एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो इतने सीआर थे, तो मुझे बाकी का तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने सारे सीआर अपने जिता के दिए, मेरी जो हायर अथॉरिटी उस समय थी, मैंने देखिए सर अब 45 सीआर ये खड़े, आप जहाँ संगठन बोले जिसको भी अधिकृत करे उसके लिए ये वोट करने को तैयार हैं। तो मुझे दोपहर में 2 बजे पता चला कि संगठन का निर्देश आया कि रोहिन को छात्र संघ अध्यक्ष के लिए ही चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म डालना। तो मैं छात्र संघ अध्यक्ष के लिए नामांकन डालना था, और एक उपाध्यक्ष में यश सोनी हमारे मित्र थे उनके लिए, और एक सचिव में विजय मूलचंदानी, और ज्वाइंट सेक्रेटरी में अवनी सिंह एक लड़की थी, और एक जसमीत कौर थी, वो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनी थी। ऐसे 5 का पैनल यूनिवर्सिटी ने बना के, मतलब हमारे हायर अथॉरिटी ने भेजा कि संगठन ने ये नाम भरोसा आपके ऊपर दिया है, हाँ अब इनको ये लोग चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा इजी वे। तो उस समय लगभग 2 बजे हम सभी ने नामांकन फॉर्म भरा, फिर वोटिंग शुरू हुई। अब चूंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि ठीक है 45 तो मेरे पास हैं, लेकिन बाकी भी तो फिर वहाँ हमने 2 घंटे हम लोग कैंपस के अंदर सारे सीआरों को बुलाया, चूंकि एक प्रोसेस थी। तो हम सभी ने फिर कैनवासिंग की, हमने अपना विषय रखा बाकी सीआरों के बीच में ये वो।
तो मुझे क्या लगता था कि सभी ने मुझे बढ़ चढ़ के और हमारी टीम को सपोर्ट किया और 5 बजे तक वोटिंग रिजल्ट हुई और लगभग 80% मत जो वोट पड़ने के 259 में से जितने प्रेजेंट थे तो वो हमारे फेवर और हमारी टीम के फेवर में है और मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव यूनिवर्सिटी का जीत गए। तो कुल मिला के ऐसा मेरा टर्निंग पॉइंट रहा कि शायद अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता उस समय और एबीपी मेरा सपोर्ट नहीं करती तो मैं छात्र राजनीति में शायद नहीं होता। मैं ठीक है वहां से अपना पढ़ाई, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में था और फाइनल ईयर में पढ़ाई करके कोई अपनी जॉब करता और शायद आज कोई दूसरी भूमिका में होता, लेकिन चूंकि एबीपी अध्यक्ष के लिए आपका मन तो था नहीं, आपको तो ऑफर मिला कि आपको युवा चाह रहे हैं कि आपको भरोसा दे रहे हैं आपको, जी आप उतर गए मैदान में, जीत गए, तो उस क्या खुशी थी उस टाइम की आपको? मैं आपको ये बताऊं कि मेरे घर में किसी को नहीं मालूम था कि मैं कोई चुनाव भी लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये क्योंकि आप परिवार वालों ने तो पढ़ने के लिए भेजा था, आप पढ़ेंगे। एग्जैक्टली। और दूसरी बात क्या था कि ये प्रक्रिया थी पूरी एक दिन की। मैं सुबह कैंपस में घुसा, वहां मोबाइल भी छीन लिया था, मतलब वहां ऐसा अलाउ नहीं रहता था जिस दिन इलेक्शन था, और शाम तक सारा निर्वाचन होकर बाहर आना था। तो अगर मैं सीआर का भी जीत गया तो मैं घर पे भी नहीं बता पा रहा, समय नहीं मिला, क्योंकि वहां मौका ही नहीं मिला और वहां बाकी चीजों पे इतना इन्वॉल्वमेंट रहे। तो लेकिन चूंकि संगठन की गतिविधि के लिए वहाँ एक व्यवस्था थी कि कोई कौन लड़ेगा चुनाव, उसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था थी, उसका इंफॉर्मेशन वगैरह। तो घर वालों को तो मैंने बताया नहीं था। अभी तो मैं चुनाव जीत गया रात में 9 बजे, मतलब एकदम से सबको पता चला। मैंने घर पे बताया, मित्रों को बताया कि यार मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत गया। अरे बोले क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारा तो कोई मतलब। मैंने कहा नहीं, मैं एबीपी में कर रहा था, मैं चुनाव लड़ा, मैं पहले सीआर का निर्विरोध जीता और फिर तत्काल एबीपी ने मुझे रिप्रेजेंट किया और मैं उसका चुनाव जीत गया। तब उनको पता चला और जो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में पूरा फ्रंट में जब फोटो निकलता है कि चूंकि मेरे पिताजी किसान थे, तो किसान का बेटा बना अध्यक्ष, मुझे अच्छे से याद है कि हेडलाइन यही छपी कि किसान का बेटा बना अध्यक्ष। वो हेडलाइन मतलब धार में भी जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने मेरा फोटो देखा, तो ये इस तरीके से वो पूरा माजरा हमारा शुरू हुआ। तो मुझे लगा यार मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन गया, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी। पहला कदम नेतागिरी का पहला कदम था वो आपका। हाँ बिल्कुल। अगर कहीं कोई मेरे लिए कहे कि राजनीति में कैसा कदम हुआ, तो वो पहला कदम इससे मेरा शुरू हुआ। ये मेरा एक शुरुआत थी। और आप महानगर मंत्री भी बने हैं। मैं फिर वही बता रहा हूँ। मैंने जीवन में एक चीज सीखी है हमेशा, हमें जो भी जिम्मेदारी मिले, जिस लेवल पे भी मिले, हमें उसमें अपना बेस्ट देना है। बखूबी से निभाया आपने। बखूबी। आगे क्या होगा ज्यादा चिंता नहीं करनी, वर्तमान क्या है उस पर खरे उतरना है। बिल्कुल खरे उतरना। कोई ये प्रश्न ना कर दे कि यार रोहिन तुमको ये दायित्व दिया गया था या इस पद पर आया, तुम मतलब निष्क्रिय रहे। मैं कमी देखना नहीं चाहते अपने आप। हम ये कोई प्रश्न मेरे से नहीं है। मैं जब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष बना, आप भी एक बार कभी भी पता कर सकते हैं अपने नेटवर्क से, मैं काफ़ी एक्टिव यूनिवर्सिटी के इश्यूज़ में, स्टूडेंट इश्यूज़ पे रहा। और मुझे अच्छे से याद है कि जब एक्टिवनेस बनती है तो सारे टीचर्स का, वो सारे एम्प्लॉय का बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया। मेरे किसी से यूनिवर्सिटी में आज तक झगड़ा नहीं हुआ। स्टूडेंट का जो विषय था मैंने बिल्कुल मतलब संकल्प के साथ रखा कि ये स्टूडेंट का विषय जहाँ जिस लेवल पे उसका समाधान करने की मैंने कोशिश की। हमने उस समय यूनिवर्सिटी में एक कॉमन, उनका यूनिवर्सिटी का एक फेस्ट होता है जिसका नाम उस समय हमने स्फूर्ति रखा, हमारी टीम ने, हम अध्यक्ष के नाते प्रस्ताव करके। तो वो हमने कॉमन फेस्ट शुरू किया था जिसमें यूनिवर्सिटी के सभी डिपार्टमेंट एक प्लेटफॉर्म पे आए और कॉमन उनका एक नृत्य हो, स्किट कॉम्पिटिशन हो। ये उस समय मैंने 2011 में शुरू किया था और मतलब ये अच्छी बात है कि आज तक वो प्रचलित है। तो जब मैंने वो एक्टिवनेस देखी तो एबीपी ने उस चीज़ को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया। उस समय हमारे जो भी संगठन मंत्री थे, और सबसे बड़ी बात कि उस समय बीडी भाई साहब ने, चूंकि मेरे कनेक्टेड उस समय तक हो गए थे, उनको भी लगा कि ये लड़का एक अच्छा काम कर सकता है। तो एक स्वाभाविक है, किसी का सपोर्ट तो मिलता ही है और एक प्रेरणा किसी से मिलती है। तो उस समय मुझे पूरी प्रेरणा, क्योंकि वही मेरे आदर्श उस मतलब राजनीति में जिसको कहें। छात्र नेता बनने के बाद आप अध्यक्ष बन गए, आपने छात्रों की आवाज़ उठाई होगी। तो कुछ खास वो एक आवाज़ मुद्दा था भी जो आप खास मुद्दा बना आपके जीवन में, कि आप याद करते होंगे क्या वो मुद्दा मैंने उठाया था, उसका हल होगा, तो क्या वो खास मुद्दा रहा होगा? वैसे छात्र राजनीति में मुद्दे तो मैंने बहुत उठाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको मैं, यादगार मुद्दा रहता है, यादगार, और मैं अपने लिए टर्निंग पॉइंट भी मानूंगा। मैं, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं महानगर मंत्री था, दूसरा टेन्योर मेरा था, लगभग 2013 की बात है। यूनिवर्सिटी में गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, वो एमटेक करने के लिए यूनिवर्सिटी में आते थे विभिन्न डिपार्टमेंट में,
IET हुआ, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस हुआ, फ्यूचर स्टडी, तमाम प्रकार के डिपार्टमेंट वहाँ पे होते थे, फिजिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो वो क्या थे, वो गेट क्वालिफाई थे, इसलिए स्टाइपेंड उनको हर महीने 8,000 रुपये लगभग मिलता था एक स्टूडेंट को। ये सारे यूनिवर्सिटी के मिला के लगभग 300-350 स्टूडेंट, मुझे जहाँ तक याद है, स्कॉलरशिप के नाते मिलती थी। उसको बेसिकली स्टाइपेंड इसलिए कहा जाता था कि उसके अगेंस्ट में वो यूनिवर्सिटी में कुछ वर्क करते थे, ऑफिशियली वर्क, रिसर्च वर्क किसी प्रकार का। तो लेकिन अच्छा, वो स्टूडेंट जो रहते थे वो बहुत फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से उस समय नहीं रहते थे, तो कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप हमसे मिला उस समय, मुझे अच्छे याद है 2013 में, कि सर मैं 2011 में एनरोल हुआ था और स्टाइपेंड के बेसिस पे मैंने एडमिशन मुझे मिला, लेकिन आज हम पास आउट होने को आ रहे हैं, हमारा स्टाइपेंड आज तक नहीं मिला। लगभग एक स्टूडेंट का 1,72,000 स्टाइपेंड था। मेरे अंदर एक क्या थी कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता था मैं पहले उसको स्टडी करता था। स्टडी इसलिए जरूरी थी कि जब आप अधिकारियों से बातचीत करो तो आपके उसके बारे में गहराई से जानकारी होना चाहिए हो कि भाई ये मुद्दा पहली बार नहीं उठाया जा रहा है, ये पहले भी उठाया जा चुका है। तो हमने पहले 1-2 दिन उसका पूरा स्टडी, सारे डॉक्यूमेंट्स, जब मुझे लगा कि ये कॉन्क्रीट विषय है, ये स्टूडेंट के हित का विषय है, तो मैंने यूनिवर्सिटी पे उसको लेकर पहले ज्ञापन दिया, उनसे समन्वयक मिलाया। जब मुझे लगा कि यार ये यूनिवर्सिटी इसमें बहुत ढिलाई कर रही है, तो हमने इंस्टेंट निर्णय ले लिया कि अगर नेक्स्ट मीटिंग में अगर यूनिवर्सिटी इनका वो नहीं करेगी तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। और हुआ यूं कि नेक्स्ट मीटिंग पे भी भूख हड़ताल पे हमको बैठना पड़ा। और जब भूख हड़ताल पे बैठे तो हमारे साथ वो सारे स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर बैठे, जब यूनिवर्सिटी थोड़ा अंडर प्रेशर आया कि ये क्या हो गया। फिर भी यूनिवर्सिटी को यूं लगा कि कितने दिन बैठेंगे भूख हड़ताल पे, तो हमने भी कह दिया अनिश्चितकालीन बैठेंगे। लिटरली मुझे अच्छे से याद है कि हमारे सारे मीडिया बंधु, बहुत से हमारे मीडिया मित्र इंदौर के हैं, अरे रोहन भाई क्या कर रहे हो यार, मुद्दा पैसा, नारेबाजी पूरे जो, अरे खूब, बिल्कुल आप मतलब मैं डेट भी मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि मैं शायद किस दिन बैठा था, 26 अप्रैल 2013 को मैं इस पे बैठा था और मैंने कह दिया था अनिश्चितकालीन के लिए है। अच्छा, उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि 1 तारीख को यहाँ गवर्नर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था। तो जब 30 तक हमें लगा कि यार यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर नहीं रही है, वो ये यूनिवर्सिटी मूड में थी कि भाई कब तक स्टूडेंट्स लोग बैठते हैं। तो मैंने 30 तारीख को ये मीडिया में वक्तव्य दिया कि 1 तारीख को दीक्षांत समारोह मैं नहीं होने दूंगा, गवर्नर साहब कार्यक्रम नष्ट करा देंगे, गवर्नर साहब को घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे उस समय कि आपने बोल दिया। अब जैसे ही हमने बोला तो सारा प्रशासन अलर्ट हो गया, राजभवन से अलर्ट हो गए, यूनिवर्सिटी से अलर्ट हो गए। आनंद फानन में यूनिवर्सिटी ने इसी का कंडक्ट कराया तुरंत, गवर्निंग बॉडी जो है, और वहाँ पर ये निर्णय हुआ कि ये मुद्दा बहुत सॉलिड मुद्दा है, बच्चों को वाकई में इसमें समाधान मिलना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया कि हम इन बच्चों का पूरा पैसा जो है वो हम देंगे। यूनिवर्सिटी ने निर्णय ले लिया, लेकिन दरअसल पैसा तो आना था EICT से। यूनिवर्सिटी के निर्णय लेने से क्या होता, तो अनशन खत्म करने के लिए तो ले लिया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि पैसा EICT से आना था। वो स्टडी तो पहले ही कर ली थी, लेकिन फिर भी उस समय फिर जब ये निर्णय हुआ, गवर्नर साहब का भी प्रेशर गया, तो फिर यूनिवर्सिटी बहुत एक्टिवली होकर EICT गई। उन्होंने सारे हम लोगों के वीडियो फुटेज दिखाए कि छात्र कितना आंदोलन कर रहे हैं, हमारी गलती, यूनिवर्सिटी की गलती है, तो वो कंप्लायंसेस जमा कर रहे हैं, आप उनका पैसा रिलीज कर दिए। तो मुझे अच्छे से याद है कि 7 या 8 मई हुआ होगा, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे थे वो स्टाइपेंड वाले, 1,72,000 एक बच्चे का था, वो सभी बच्चों के अकाउंट में वो पैसा आ गया। तो डेट वाज द टर्निंग पॉइंट कि जब EVP को भी लगा कि नहीं यार रोहित, तुमने बहुत अच्छा मूवमेंट डील किया, और EVP ने पूरा हमको उसमें सपोर्ट, नो डाउट EVP का बहुत सपोर्ट उसमें मिला। तो फिर हमारे लिए ये रहा कि उस समय 2013 में पहली बार EVP की CWC मतलब सेंट्रल वर्किंग कमेटी बॉडी बनी, नागपुर की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य में, और मुझे उसका रिवॉर्ड मिला कि मैं मध्य क्षेत्र से उसका एक मेंबर उस समय बनता था। उस समय 10 क्षेत्र हमारे थे, तो हमें उसमें रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। और मैं जब 2013 से जब तक मैं EVP में रहा, 2019 मेरा लास्ट दायित्व EVP में था, मैं तब तक लगभग 6 से 7 में अकेला ऐसा छात्र नेता होऊंगा जो उसमें मैं कंटिन्यूसली मेंबर के नाते रहा। तो वो एक मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिससे मुझे उस स्तर का सोचने को मिला, उस स्तर की बैठकों में जाने को मिला, उस स्तर के लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला। मुद्दे क्या होते हैं, देश हित के, राष्ट्र हित के, एजुकेशन मुद्दे क्या होते हैं, वो हमें जो दृश्य ABVP ने सिखाया, मुझे क्या लगता है वो सबसे लिए मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मीटिंग होती है, आप अध्यक्ष थे तो आपको मेन बुलाया जाता था, और मीटिंग में बड़े अधिकारी रहे, प्रशासन है, तो वहाँ पर आप क्या लगता है, क्या प्रभावित अपने आप को होते थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ का मीटिंग होता है या आंदोलन होता है, मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे पहले जो भी विषय होता है, मैं स्वतः ही उसको अध्ययन करता था
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब मैं किसी भी स्टूडेंट या अधिकारी के सामने बैठूं तो मैं स्टडी नहीं करूं और वो कुछ तो भी बोलें और मैं उसको मान जाऊं, तो स्टूडेंट के मन में भी नेगेटिव जाता था। तो मैं समझता हूं कि कोई भी मुद्दा डील करने से पहले उसको खुद अध्ययन करता था और 1-on-1 में अधिकारी से बात करता था। और मैं समझता हूं अधिकारी लॉबी भी जब उन्हें लगता है कि कोई अच्छा बात करने वाला है विषयों पर, कोई भी अधिकारी हमेशा गलत करने की नहीं सोचता है। हो सकता है उनको इनपुट कम होता है, उनकी जो भी अधीनस्थ कर्मचारी रहते हैं वो उनको गलत इनपुट दे देते हैं, तो अधिकारी का एक मान सेटअप बन जाता है। लेकिन जब मैं छात्र राजनीति में था तो मैं उनको तथ्यों के साथ चीजें बताता था, सर ऐसा नहीं ऐसा है। तो ऐसी मेरी कई समस्याओं का समाधान हुआ है। मतलब ऐसे कई ऐसे मुद्दे, मतलब एक मुद्दा नहीं है ये, मैंने टर्निंग पॉइंट का इसलिए मुद्दा आपको पहला बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा मैंने उस समय शुरुआती में डील किया। उसके बाद तो ग्रेजुअली हमने बहुत ऐसे मुद्दे यूनिवर्सिटी में लेकर डील किए। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी मुद्दे को अध्ययन पहले करना पड़ता है। आप नेता बन जाते हैं, परिवार वालों को जानकारी देते हैं नेता बन गए, तो परिवार में क्या खुशी रहती है? स्वाभाविक है, सबको पता रहता है कि अच्छा, ये सबको मालूम था कि पुराना पॉलिटिकल फैमिली तो रहा है। लेकिन इंदौर तो मेरा तो कुछ भी नहीं था। मैं इंदौर तो आई वाज लाइक के मैं स्टूडेंट के नाते पढ़ने गया था। तो फैमिली को लगा कि अच्छा, मैं आपको फिर और बताऊं, फैमिली में से भी किसी को इतनी बड़ी पिक्चर नहीं मालूम था कि क्या यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं जब पढ़ने गया तो अकेले गया, हॉस्टल में एडमिशन लेने गया। जो आपकी विरासत राजनीति बोल सकते हैं, पारिवारिक राजनीति, वो निवाड़ी तक सीमित थी। ठीक है, निवाड़ी टीकमगढ़ सीमित थी। तो लेकिन आप जाकर के डायरेक्ट कैसे पहुंचे इंदौर, और इंदौर में राजनीति इस स्तर तक पहुंच गए आप? तो एक टर्निंग पॉइंट रहा, कई टर्निंग पॉइंट आपके अंदर आए हैं। तो पारिवारिक जानते हैं आपको पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, तो उनके बारे में भी बताएं आप। देखो, मैं आपको बताऊं कि नो डाउट के मेरा पूरा परिवार संघ और जनसंघ से सेवाएं दे रहा है। विद्यार्थी परिषद में जुड़ने का भी और इंटरेस्ट करने का भी काम इसलिए था कि मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हूं वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा है। अगर आप परिवार की पृष्ठभूमि की बात करें तो मुझे इस बात पर गर्व भी होता है अपने ऊपर कि मैं जब अपने परिवार की पृष्ठभूमि के इतिहास में जाके देखता हूं तो निवाड़ी में जब जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी 1980 में पहली बार बनी, तब भारतीय जनता पार्टी से जब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं हुआ करता था, कोई जानता नहीं था कि कौन सी पार्टी है। हाँ, उस समय मेरे ताऊ स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र राय भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। और उस समय ठीक है, वोट कितने आए, लगभग 1600-1700 इस विधानसभा में वोट आए। ठीक है, प्रश्न कितने वोट आए वो इम्पोर्टेंट नहीं, प्रश्न है कि पार्टी के लिए खड़े रहना इम्पोर्टेंट है। हाँ, सही बात है। फिर जब सतत पार्टी के लिए लगे रहे, काफ़ी और चुनाव हुए, नगर परिषदों के चुनाव। उस समय तो नगर परिषद के पहले सिंबल पे होते नहीं थे, तब भी पार्टी के लिए खड़े रहे और पार्टी के साथ लड़े। और 1998 में दूसरा चुनाव मेरे जो वर्तमान में चाचा हैं श्री बाबूलाल राय बब्बू राय जी, वो 1998 में दूसरा चुनाव लड़े जब निवाड़ी और पृथ्वीपुर विधानसभा एक हुआ करती थी, है ना, आप समझ लीजिए एक हुआ करती थी। तो बाहुल क्षेत्र था पृथ्वीपुर में भी, आप ये मान के चलिए बहुत कद्दावर नेता हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय श्री बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, उनका भी एक अपना दबदबा था और निवाड़ी में बब्बू चाचा का एक अपना दबदबा था। और जब ये दोनों विधानसभाएं एक हुआ करती थी, उस तरह भी उस समय भी 1998 में भी जब भाजपा को खड़ा करने का काम हमारे परिवार ने किया तो 26, 24 या 25 हजार वोट उस समय लेकर आना कोई हंसी खेल नहीं था। उस समय भी दीप नारायण सिंह यादव जी, जो आज भी हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वो भले दूसरे नंबर पर रहे, 26-27 हजार वोट लाकर, बब्बू चाचा 24 या 25 हजार वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन प्रश्न है कि उनके यादव बाहुल्यता थी, उसके बावजूद इतने वोट आए। और यहाँ बृजेंद्र सिंह राठौर साहब का अपना एक एंगल था, लेकिन बीजेपी के लिए तत्परता से खड़े रहे और 24-25 हजार वोट लेकर उस समय आए। तो मुझे क्या लगता है कि इस पार्टी की नींव को इस जिले में रखने का जो काम हमारे मतलब स्वाभाविक है परिवार ने किया है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष से लेके नगर परिषद कई सालों तक परिवार में रही, तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और स्वाभाविक है आज अगर मैं जिले में वापस आया हूँ इंदौर की राजनीति करके, इंदौर में छात्र राजनीति करके, तो मैं जब देखता हूं कि ये सब मेरे परिवार का है, तो एक सोचा हूं कि वो विरासत को कैसे आगे बढ़ाएं और परिवार ने जो जहां छोड़ा है उससे आगे ले जाने की कोशिश। इंदौर में आप और अधिक बड़े नेता बन सकते थे, लेकिन इंदौर में अचानक निवाड़ी आना और विरासत को आप यूं ही कायम रखना चाहते थे, राजनीति को, यही प्रमुख कारण रहा पृथ्वीपुर वहाँ से आने, इंदौर से आकर निवाड़ी में? देखिए, इंदौर एक बहुत अच्छा शहर है, इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं
और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरी जन्मभूमि रही, जो मेरे पूर्वजों ने या मेरे ताऊ ने, मेरे चाचा ने, मेरे और भी परिवार के सदस्यों ने यहाँ पर जो काम करने के लिए एक संकल्प लिया था या जो काम किया था, कहीं ना कहीं कोई बीमारी के कारण कोई गुजर गए, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया। और मैं समझता हूँ कि अगर आप चूँकि लोकल के हैं तो आप एक बार किसी से भी पूछिए, चाहे बुजुर्ग हो चाहे वो, हमारे परिवार का नाम तो कोई भी बता देगा। हाँ, और वो बहुत हमेशा जानकारी है कि आप लोगों ने हमेशा लोगों की मदद किया है। तो मुझे क्या लगता था, इंदौर में मैं संगठन के नाते तो स्वाभाविक है मैं संगठन के लिए समर्पित था। हाँ। लेकिन हमारे परिवार ने एक चीज हमेशा किया कि हमेशा जनप्रतिनिधि की राजनीति की, डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए। मुझे एक मौका था कि मैं संगठन से जुड़कर संगठन को भी मजबूत करना चाहता था। और मैं समझता हूँ कि निवाड़ी में अगर वो संगठन के माध्यम से मुझे वो मौका मिला, क्योंकि मैं निवाड़ी में आया तो पूरे संगठन ने मुझे मदद किया, मुझे प्रेरित किया कि आपको निवाड़ी जाना चाहिए, निवाड़ी आपका कर्म भूमि है, आपके पूर्व में परिवार वालों ने पूरा यहाँ रखा है, तो निवाड़ी से आप संगठन को मजबूत कीजिए। और जब संगठन मजबूत होगा ठीक से, तो स्वाभाविक संगठन में जैसी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि बहुत सारे विकल्प खुले होते हैं। तो इसी नाते मैं निवाड़ी से अपनी पुनः सक्रिय सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक जीवन में करने के लिए आया था। आपके चाचा बब्बू राय जी के संबंध उमा भारती से बहुत अच्छे संबंध थे, सीएम थे उस समय जी। और सीएम बनने के बाद जब उन्होंने एक नई राजनीति शुरुआत की थी, जनशक्ति कोई पार्टी थी, उस समय साथ नहीं दिया बब्बू चाचा जी ने। उस समय क्यों अलग अलग दूरियां हो गई थी? हमारे पार्टी हमेशा, हमारा परिवार मानता है कि हम हमेशा पार्टी के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और चूँकि हमारा संकल्प और हमारा तत्परता भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उस समय उमा जी का चुनाव अलग लड़ना स्वाभाविक है, ये थोड़ा सा बड़े आश्चर्यजनक निर्णय था। लेकिन चूँकि संगठन सर्वोपरि ये पृष्ठभूमि हम मानते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। बाद में फिर उमा जी का भी वो पुनः भाजपा में वापस, ये आपने देखा होगा। तो ये कुल मिला के संगठन सर्वोपरि, ये हमने सीखा है और हमारे परिवार ने भी इस चीज़ को देखा। आपके बारे में बहुत कुछ जाना है। आप अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष की सूची, जिलाध्यक्ष की बात करते हैं, निवाड़ी में अपन आ जाते हैं आकर के। फिर बार दावेदारी मानी जा रही थी आपकी, जब कहीं भी मेरे भी कांटेक्ट हैं भोपाल में, तो कई जगह फ़ोन किए कि जिलाध्यक्ष सूची जाने वाली है, निवाड़ी से किसका नाम जा रहा है, ऊपर किसका जा रहा है, कितने दावेदार माने जा रहे हैं। तो उसमें आपका नाम शामिल था। तो मैंने सोचा कि यार युवा हैं आप, तो हो सकता है, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत दिया था कि युवाओं को मौका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो आपका नाम शामिल था, लेकिन अचानक आपका नाम गायब हो जाता है। उस चीज़ को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, मैं राजनीति में एक चीज़ समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं पारदर्शिता के साथ, और एक पूरी एक चयन प्रक्रिया होती है। उस चयन प्रक्रिया में तमाम भर के नाम आते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट नाम होता है वो अंतिम में उसको निर्णय लिया जाता है। हो सकता है मैं अभी जिले में नया हूँ, कुछ अनुभव की कमी मेरे अंदर हो सकती है, लेकिन आज जिसको भी जिलाध्यक्ष बनाया है पार्टी ने, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मैं कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ लगा हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर एक मौका चूका है तो फिर भी मैं संगठन के लिए तत्परता से लगा हूँ। आगे जो भी संगठन मौका देगा, जिस भूमिका में भी संगठन मुझे रखेगा, मैं अच्छे से काम करूँगा। कभी कभी क्या होता है, किस्मत की लकीर होती है कि जहाँ किस्मत आपको लेकर जाए। तो इस समय शायद मेरा मौका नहीं था और भगवान ने कहा थोड़ा सा रुकिए, कुछ और अच्छा देंगे, तो इसलिए रुकना पड़ा शायद। एक बात और, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से आपकी बहुत घनिष्ठता रही है, अच्छे संबंध रहे हैं। जी। वो शायद ऐसा था कि आपको उन पर विश्वास था कि हमें जिलाध्यक्ष की सूची में नाम आएगा, हम बन सकते हैं, लेकिन अचानक उन्होंने भी धोखा दे दिया है। तो आप धोखा मानेंगे या चूक, क्या कमी आपकी कमी? आपको मैं शब्द को बोलूँगा, धोखा नहीं है। देखिए, संगठन में एक प्रक्रिया होती है, मैंने फिर आपको बोला। उन्होंने धोखा तो सवाल ही पैदा नहीं, जिन्होंने मुझे खड़ा किया, मैं ऐसे कैसे कह दूँ उन्होंने धोखा दिया। ये अगर ये बात मान के चलिए कि मेरा नाम भी चला, तो ये उन्हीं की वजह से चला। संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी लोगों और संघ का सबका भूमिका रहा। चूंकि आपने ही अभी बोला है कि आपका लास्ट तक हम नाम बिल्कुल चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस संगठन को, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे संगठन महामंत्री हो या संघ हो, उनको लगा कि हमारी भूमिका जिलाध्यक्ष के नाते हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मैंने फिर आपको बोला कि बहुत सारे समीकरण होते हैं, क्योंकि राजनीतिक जीवन है, बहुत सारी जातिगत फैक्टर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है किस्मत में क्या लिखा होता है।
मेरे लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री और संघ सभी ने, हम ये नहीं कहते कि सभी मेरे लिए अड़े होंगे, लेकिन मेरे नाम पे किसी को लेकर कोई मनाही नहीं थी। एक अच्छा लड़का है, संगठन का लड़का है, लेकिन निर्णय होना ये बहुत से सारे एंगल होते हैं सबने। और मैं ये तो बिल्कुल भी इस पे नहीं मानता हूँ कि आपने जो एक कहावत है ना बुंदेलखंड में कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता है, तो बहुत, देखिए वो अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूँ सगा नहीं होता, लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिसमें सगे से भी बढ़कर होते हैं। और मेरे और बीडी भाई साहब के विषय में अगर आप बात करें तो वो सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, हम उनसे काफ़ी समय से मैं उनसे परिचित हूँ और वो काफ़ी समय से मुझे, मेरी वर्किंग को जानते हैं। मेरे परिवार में 2000 पहली बार 8 या 9 में निवाड़ी आए हुए थे। उस समय निवाड़ी के लोग कहते थे कि रोहिन किसको लेकर आता है, कितनी गाड़ियाँ उस समय थी। तो प्रश्न ऐसा नहीं है, वो मेरे उनका हमेशा मार्गदर्शन, आज जो भी हूँ उन्होंने पूरा मार्गदर्शन मुझे दिया है। मैं कहूँ तो मैं विद्यार्थी परिषद में भी अगर मैं एक रहा तो उनका बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में है। मैं नहीं बन पाए इसका मतलब ये नहीं है, देखिए हर नेता अपने लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं, उनका एक दायरा है, वो प्रदेश अध्यक्ष है। निवाड़ी अकेले जिला उनके लिए नहीं है, पूरा 62 जिला उनके लिए हैं जो अच्छे नाम आते हैं। और मुझे क्या लगता है आज जो भी बने हैं अध्यक्ष, आज आदरणीय राजेश पटेरिया जी यहाँ पर अध्यक्ष बने, वो भी संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं। तो ठीक है, प्रयास हर कोई किसी के लिए करता है, ये तो कहते नहीं है कि विधायक का चुनाव हर कोई लड़ता है, लेकिन जो अध्यक्ष जी का तो नाम ही कहीं नहीं चल रहा था, ना दिखाई दे रहा था नाम, अचानक सूची में नाम आ गया। नहीं, ऐसा नहीं, जी का चयन प्रक्रिया होती है और संगठन में तो कभी कभी क्या होता है, जो चलता है वो होता नहीं और जो नहीं चलता वो हो जाता है। तो ये तो और कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लानिंग वैसे करना होता है, जिसको बनाना पड़ता है उसको साइलेंट रखते हैं संगठन। आज पटेरिया जी को बनाया और मुझे खुशी है कि उनके नेतृत्व में जिला बहुत अच्छे से चल रहा है। संगठन का बहुत शानदार निर्णय रहा है और मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूं और संगठन के साथ खड़ा हूं। प्रदेश अध्यक्ष से आपकी कैसे मुलाकात होती है, कैसे संबंध आगे बढ़ते जाते हैं? स्वाभाविक है, बड़े भाई के नाते हैं वो हमारे लिए। 2000 मतलब 8 या 9 में पहली मुलाकात हुई थी और दूसरी मुलाकात 2011 में जब मैं यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीता उस समय हुआ, सीएम हाउस में। उस समय स्टूडेंट्स का एक, छात्र नेताओं का एक वो था, तो उस समय मेरा उनसे गहन संपर्क हुआ। फिर उसी के बाद उन्हें लगा कि शायद इस लड़के में कुछ काबिलियत है, कुछ कर सकता है आगे जाके। वैसे संगठन का काम ही क्या होता है जिसमें थोड़ा भी क्वालिटी है उसमें सपोर्ट करना है। और मंच साझा भी किया होगा साथ में, स्वाभाविक है। उन्होंने कई मौके मुझे दिए, कई प्लेटफॉर्म ऐसे दिए। तो आज मैं इस भूमिका में आया हूं तो उनसे तो काफ़ी पुराने संबंध हैं और मैंने उनका वो समय भी देखा है कि जब वो संगठन में रह के छात्र राजनीति में उन्होंने बहुत, आज भी विद्यार्थी परिषद में रह के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। राष्ट्रीय महामंत्री बहुत बड़ी भूमिका होती है विद्यार्थी परिषद में। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा है कि अगर किसी विषय पे लड़ना है तो फिर पूरी दमदारी से लड़ना है, संघर्ष करना है। तो उन्होंने संघर्ष किया और आज एक सफल प्रदेश अध्यक्ष के नाते इस प्रदेश में वो स्थापित हुए। तो मुझे क्या लगता है कि उनसे जितना कुछ मैं सीख पा रहा हूँ वो तो चल ही रहा है जीवन में। एक हर क्षेत्र में एक चुनौती होती है, हमारे क्षेत्र में एक चुनौती है। तो एक राजनीति में एक चुनौती कहाँ मानते हैं हम, क्या चुनौती होती है राजनीति में? मैं समझता हूँ आज के समय में राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती जो है, मुझे क्या लगता है, ये जब कोई यूथ लीडर बढ़ता है किसी भी स्थान पर, चाहे प्रादेशिक स्थान पर या जिले के स्थान पर, ये हर जगह उसको रोका जाता है कहीं पे भी। ये मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्वाभाविक नेचर है। क्योंकि सबको लगता है कि यूथ लीडर कोई बढ़ेगा, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका भविष्य अच्छा होगा, वो लंबे समय के लिए उस जिले में स्थापित होगा या उस प्रदेश में स्थापित होगा। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऐसे एग्जिस्टिंग नेताओं को सामंजस्य बिठाना, क्योंकि सामंजस्य दोनों तरफ से बैठता है, एक तरफ से नहीं बैठता है। तो वो एक बिठाना एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो क्या होता है कि जब किसी नेता को लगता है कि ये आदमी बढ़ रहा है तो उसको डाउन करने के लिए अपने समर्थकों से कुछ ऐसी बातें करता है उस नेता के संबंध में जो उसको पता ही नहीं है। हाँ। जिसको कहते हैं कि झूठ फैला दो। हाँ। अभी पता नहीं क्या झूठ फैल रहा है। अब उसमें क्या होता है, जो आके हमसे पूछ लेगा उसको तो हम बता सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। जो नहीं पूछेगा वो उसको सच मानेगा। राजनीति में आज की डेट में सबसे बड़ा जिसको कहते हैं प्रॉब्लम यही है
कि मैं कहूँ अनिल जी से, एक्स व्यक्ति से कहूँ यार अनिल जी तुम्हारे लिए ये कह रहे थे, अभी कान का कच्चा, ये राजनीति में बड़ा धर्म संकट है। अभी वो एक्स व्यक्ति के मन में आ जाएगा यार अनिल जी ने कहा होगा, अब अनिल जी उनकी अच्छी मित्रता है, तोड़ नहीं है, कहा होगा, तो वो आएगा नहीं मेरे पास, वो आएगा आपके बारे में ये बात सुनी है उसके मन में, लेकिन कीड़ा पनप गया। ये अधिकतर लीडरशिप में होता है कि कैसे बुराई पैदा करना, कैसे इमेज डाउन करना है। बस इस चीज को बचा के रखना, इन सब चीजों से बचना, यही बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इसलिए मैं निवाड़ी में भी रह के, मैं भले ठीक है कोई मुझे पसंद करता हो या कोई नहीं करता हो, मैं किसी के लिए गलत शब्दों का, ये कोई मुझसे नहीं कह सकता कि राय साहब या रोहिन भाई आपने मेरे लिए ये कहा या आपने मेरे लिए वो कहा। मैं समझता हूँ कि ठीक है, मुझे मालूम है मैं कहूँगा अगर थोड़ा सा तो वो बहुत ज़्यादा, इसलिए वो नहीं, सब हमारे, आप किसी से जुड़े हो मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप एक्स से जुड़े हो, आप वाई से जुड़े हो, आप जेड से जुड़े हो, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हो, आप संगठन के हो, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, मैं इतना समझता हूँ। यही चैलेंज बहुत बड़ा है, ये चीज़ें, ये माहौल बनाए रखना। अदरवाइज क्या होता है कि जो दुश्मनी होती है वो उन वजह पे होती है जो वाकई में कोई वजह ही नहीं होती। तो इन चीज़ों से बचना ही बहुत बड़ी चुनौती है आज की डेट में। तो कैसे बचें? इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, सबसे संवाद बराबर बनाए रखो। संवाद एक बहुत बड़ा तरीका होता है। हर चीज़ से आपको लगता है कि किसी से कभी भी ऐसी बात आई, मैं कुछ ऐसे नेता हैं निवाड़ी में, कुछ वरिष्ठ हैं, मुझे अच्छे से याद है कि वो एक दिन मेरे घर आए, मैं उनका नाम रिवील करना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने सीधा बोला कि रोहिन भाई मुझे ऐसा सुनने में आया था कि आप मेरे संबंध में ऐसी चर्चा कर रहे थे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा, मतलब किसी एक्स व्यक्ति से। तो मैंने कहा कि चाचा एक काम कीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ, आप यहीं बैठो, आप तत्काल उन्हें फ़ोन लगाइए और लाउड स्पीकर पे बात कीजिए। वो कहना मैं रोहिन के पास बैठा हूँ, आपने ऐसा कुछ कहा? तो उन्होंने तत्काल बात किया और वो कहने नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो पॉइंट इतना है, तो इसका सोल्यूशन सबसे अच्छा है कि आप संवाद सभी से करते रहो। आप किसी ग्रुप में हो, आप उसकी चिंता मत करो, संवाद सभी से करते रहो। जब संवाद सभी से होगा तो अगले को भरोसा होगा, नहीं यार हमारा तो इनसे अच्छा नेटवर्क है, ये जरूर जो बीच में गड़बड़ कर रहा है ये वही लोग होंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है संवाद और एक दूसरे में विश्वास पैदा, और संवाद से ही विश्वास होता है। मैं बात ही नहीं करूँ किसी से, कैसे होगा? मैं बात करूंगा तो उसे लगेगा अरे ऐसे कैसे, मैं जवाब दूंगा उनके फोन कॉल्स का, वो लगेगा वो फोन लगा रहे मैं उठा नहीं रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। उसका सबसे सॉलिड तरीका है संवाद करते रहो। किसी भी ग्रुप का आदमी इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, ग्रुप कुछ नहीं होते हैं, ये तो सब खेल है। आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरे साथ जुड़े, कल आप होंगे तो आपके साथ जुड़ जाएंगे, ये तो सब वो है। बिल्कुल सही बात। ग्रुप कुछ नहीं होता है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एक स्वार्थ रहता है छोटा सा। इसलिए संवाद मैं समझता हूँ, मैं किसी भी ग्रुप से, ग्रुप में नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति, देखो हर कोई किसी ना किसी से जुड़ता है, राजनीति तो प्रेरणा से ही जुड़ता है। मेरे से 4 लोगों को प्रेरणा होगी तो वो रोहिन भैया को देख के जुड़ेंगे, किसी को विधायक जी से होगी विधायक को देख के जुड़ेंगे, किसी को जिलाध्यक्ष जी से होगी जिलाध्यक्ष जी को देख के जुड़ेंगे, किसी को सांसद से होगी। भाई प्रेरणा जनता तो वही है, जनता वही है, जुड़ेगा किसी ना किसी से। लेकिन संवाद सबसे होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। किसी को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा चीज है कि जो चुनौती को खत्म कर सकता है इस प्रकार की। सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए, आप अगले 5 वर्षों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए स्वाभाविक है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से लगा हूँ, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा हूँ, लेकिन पिछले 15-16 साल से, मैंने आपको 2007 बताया, तो 2007 से अगर आप लंबा सफर तय किया आपने, 5, 10, 15 और 3 18 साल। 18 साल से व्यक्तिगत मैं लगा हूँ संगठन की सेवा करने, संगठन के विचार को जनता तक पहुँचाने के लिए। हो सकता है मैं विद्यार्थी परिषद के नाते लगा हूँगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फील्ड के नाते लगा हूँ। सबका अपना एक इंटरेस्ट होता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है संगठन में ठीक तरीके से स्थापित होना और संगठन के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना। मैं खुशी होती है कि मैं उस संगठन का सदस्य हूँ जो मुझे ये सिखाता है कि समाज के बीच में जाकर आप काम कीजिए समाज के विषयों का। और अगर हमारे माध्यम से अगर मैं संगठन के लिए कुछ कर रहा हूँ और फिर संगठन का निर्णय होता है, संगठन मुझे किस भूमिका में रखना चाहता है, मैं अपना संगठन को सर्वोपरि दे रहा हूँ, बाकी संगठन पर निर्णय। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं रहता है, संगठन क्या आपके बारे में सोचता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो मुझे क्या लगता है, मेरे लिए जो भी है वो संगठन है, और आगे 5 साल क्या, आगे 10 साल भी संगठन इसी भूमिका में काम करने के लिए बोलेगा तो मैं इसी में रहूँगा। संगठन कोई दूसरी भूमिका देगा तो मैं उस दूसरी भूमिका में काम करूँगा। कई चुनौतियाँ आती हैं, सबसे बड़ी प्रभावित चुनौती क्या रही है आपके अभी तक सफर में, कि प्रभावित किया हो चुनौती ने?
देखिए ऐसा तो नहीं, मैं यूँ समझता हूँ कि मैं जब इंदौर से आया था, देखिए मेरे पिताजी का देहांत 2012 में हुआ, ठीक है, मेरे ताऊ जी का देहांत 2011 में हुआ, मेरे जो चाचा हैं वो भी उनका किडनी ट्रांसप्लांट के माध्यम से वो सामाजिक जीवन में सक्रिय उतना नहीं रहे, मतलब चूंकि अब स्वास्थ्य है, लेकिन मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड शुरू से ही बड़ा स्ट्रांग था, चूंकि राजनीतिक फील्ड में रहे। तो अभी जो मेरे लिए चुनौती है कि मैं 2020 में, क्योंकि जब मेरे यहाँ राजनीति हुई, सक्रिय राजनीति, उस समय में छोटा था, या उस समय में इंदौर पहुंच गया था। जब सक्रिय राजनीति में 2005 या 10 तक, 12 तक, 13 तक सक्रिय राजनीति रही, लेकिन मैं 2005 से पहुंच गया था इंदौर। तो मैं अपने घर की सक्रिय राजनीति में मैं कभी पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर पाया, है ना, मैं रहा इंदौर में। अब जब मैं आया, जब सभी लोग सक्रिय राजनीति से बैठ गए थे और उसमें गैप हो गया था करीब 7 से 8 साल का, लेकिन आज भी परिवार का कनेक्शन तो सब कुछ है। ताऊ नहीं है, चाचा नहीं है, पिताजी नहीं है, केवल जो गैप रह गया उसको भी आप बड़ी चुनौती मान रहे हैं। एग्जैक्टली, वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे लोग पिताजी से जुड़े हुए, ताऊ से जुड़े हुए, चाचा से जुड़े हुए, सब लोग गांव में हैं, लेकिन उनको मैं खुद जाके, सबको नहीं मालूम रोहिन राय कौन है, किस परिवार से। हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी भी गांव में जाओ, बब्बू राय का नाम ले लो, हर कोई जानता है, नेता, बड़े नेता मानते हैं उनको, एक ही अरे बोले कद्दावर नेता थे, बिल्कुल नेता, लेकिन मुझे रोहन राय को नहीं जानता। अभी इसलिए नहीं जानेंगे क्योंकि मैं संगठन भूमिका में काम कर रहा हूँ, बब्बू चाचा एक जनप्रतिनिधि की भूमिका में काम की है ना। तो वो जो गैप जो है वो भरना मेरे लिए बड़ा चुनौती का काम है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच में हर गांव में जाऊं कि जो पुराने पारिवारिक जुड़े हैं उनको कनेक्ट करूं। लेकिन हाँ, चाचा जी का जैसे नाम आता है तो लोग एकदम रिकॉल हो जाते कह रहे हाँ ये तो एक बार बता दिए, कोई भूलेगा नहीं। भूले मैं आज भी कई गांव में जाता हूँ, चाहे वो जेरोन हो, चाहे मोहनगढ़ हो, चाहे देगौड़ा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। अगर इनिशियली तो मुझे लोग जिला महामती भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन के सभी लोग जानते हैं। इस चुनौती पर कैसे काम कर रहा है आप? मैं समझता हूँ इसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैं खुद गाँव में जब जाता हूँ तो मैंने खुद एक अपना डेटाबेस तैयार करके रखा है कि पुराने लोग कितने, मैं चाचा के साथ बैठा था, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सदियों से लगे हुए। तो ऐसे लोगों से व्यक्तिगत मिलना, जब ऐसे हर गांव में 2-2, 4-4, 5-5 लोगों से मिलता हूं तो मुझे क्या लगता है वो सारी पुरानी यादें रिकॉल हो जाती हैं और उनको मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय करने के लिए खुद प्रेरणा देता हूं। और एक इस तरीके से मैं वो अपना गेम। आप गांव में जाते होंगे, कई लोग ऐसे मिलते होंगे, आप सुनते हैं कि बब्बू राय के भतीजे हैं आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा देखने को मिला। अभी एक 2 दिन पहले की बात है, मैं सिनोनिया गया हुआ था एक कार्यक्रम में। तो जब मैं अपना परिचय दे रहा था तो परिचय देकर मैं पहले पारिवारिक परिचय नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। तो संगठन का महामंत्री है। तो जब बनने के बाद जब मैं अपना वक्तव्य हुआ उसके बाद मैं बैठ गया तो किसी ने, एक जन ने मेरे कार्यकर्ता से बोले अभी तो इन्होंने अपना परिचय दिया, अब मैं इनका दूसरा परिचय बताता हूँ, ये बब्बू राय जी के भतीजे हैं। अरे फिर तो लोग, अरे यार वो भैया शेर आदमी था और उन्होंने तो हमारे लिए बहुत मदद की, हमारे गाँव में उन्होंने, जितना आपको पता नहीं था, हमें नहीं मालूम रहता था, उससे ज्यादा आपको बता दिया, ज्यादा फिर लोगों ने ही खुद बता दिया। अरे बोले ये तो अच्छी बात है कि बोले आप लोग आ गए और ये तो बहुत ही अच्छी। मुझे लगा था कि उनके परिवार से कोई अभी तक कहाँ थे आप, कहाँ थे। ये धीरे धीरे इसको लगेगा समय, मुझे लगता है 2-4 साल तो लगेगा चीजें रिकॉल करने में। तो वो हम प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे। एक जैसे मान लो कि हर क्षेत्र में एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो आपके राजनीतिक क्षेत्र में कौन वो है कि आप मार्गदर्शन लेते रहते हैं? देखिए मैं समझता हूँ, मैंने जब लंबे समय विद्यार्थी परिषद में काम किया तो विद्यार्थी परिषद में हर प्रकार का अनुभव मुझे मिला। कभी मुझे सपोर्ट मिला, कभी मुझे विरोध मिला, कभी चीज़ों में फंस गए, लेकिन अंतोगत निकल सभी चीज़ों में गए। अगर सपोर्ट मिला तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुझे जो मेरी सीख है और मेरा जो प्रेरणा है, मैं अपना अनुभव मानता हूँ जो पिछले 16 सालों में मैंने अनुभव लिया है विद्यार्थी परिषद जीवन के नाते। और बाकी जो स्वाभाविक हैं, हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी, उनका भी बड़ा बहुत स्नेह हमारे ऊपर रहता है। और इसलिए कि कार्यकर्ता के नाते वो उनका, और फिर स्वाभाविक है कि हम मित्र यार तो जो हमारे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे विद्यार्थी परिषद में भी ऐसे लोग जो हमारे उस समय काफ़ी जो सपोर्ट किया करते थे हमारी एक्टिविटी के माध्यम से। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बात कर लेनी चाहिए अगर मुझे कोई
कठिनाई आती है तो आज वो बड़े स्तर पे सभी लोग बैठे हुए हैं। हमारे एक राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री सुनील अंबेडकर जी उस समय हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, तो आजकल वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। हम राजनीतिक बात कभी उनसे नहीं करते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ बात शेयर करना चाहिए, कुछ बात बताना चाहिए। आदरणीय के रघुनंदन जी हैं, आदरणीय प्रफुल्ल कांत जी हैं, चेतस जी भाई साहब हैं, बहुत से श्री हरि बोरीकर जी, ऐसे कई ऐसे नाम मैं मतलब आपको गिना सकता हूँ जिनसे कभी मुझे ऐसा लगता है सहजता, हालांकि वो कभी उनको बात करने से ही काफ़ी चीज़ें एक मन हल्का हो जाता है, तो ऐसा कभी लगता है तो मैं कर लेता हूँ। एक गर्व रहता है अपने आप में कि आप जिस कुर्सी बैठे हैं, तो एक गर्व की बात है। आपके जीवन में अभी तक सबसे बड़े गर्व की बात क्या रही है? देखिए, क्या गर्व मानते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी गर्व की बात तो मेरे लिए यही है कि मैं जिस परिवार का सदस्य हूँ वो परिवार है जिसने यहाँ जनसंघ के नाते इस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने का प्रयास किया है। मीसाबंदी में मेरे ताऊ रहे हैं और सारी चीज़ें, तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए गर्व की बात ही है। तो मुझे लगता है कि आज उसी विचार को मैं आगे बढ़ाने का अपने परिवार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से कर रहा हूँ, तो यही मेरे लिए गर्व की बात है। ये जीवन में हर कोई कहीं ना कहीं सबक सीख जाता है, कई गलती हो जाती है, तो जीवन में आपने क्या सबक सीखा? अब सबक तो ऐसा है कि हर गली, हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ सबक सीखते ही रहते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। सबक तो ऐसे बहुत से मैं सीखा हूँ जीवन में, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीति में सच्चे, अच्छे, कड़वे सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। कुछ चीज़ें बताने योग्य होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है, कुछ ना कुछ सबक मैं सीखते ही रहता हूँ। एग्जैक्ट क्या है वो थोड़ा सा राजनीति की सफलता क्या है? क्या सफलता मानी जाती है राजनीति में? क्या सफल हो गए? सफलता का मतलब मैं जानता हूँ कि आपकी स्वीकार्यता समाज के बीच में। एक होता है पावर और एक होता है आपकी स्वीकार्यता। पावर और स्वीकार्यता में बहुत अंतर होता है। पावर क्या होता है? मेरे पास पावर है इसलिए लोग मुझे पूज रहे हैं, ये है, उसको नेता नहीं माना जाता है। मेरे पास पावर नहीं है लेकिन फिर भी लोग मुझे एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से नेतृत्व खड़ा हो इसका। जिस दिन किसी के प्रति ये भी चर्चा आम जन के बीच में होने लगे, उसको हम राजनीतिक सफलता मानते हैं। क्योंकि पावर तो आपके पास क्षणिक भर होता है, 3 महीने रहेगा, 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा, उसके बाद क्या होगा। लेकिन पावर रहते हुए अगर आप लोगों के दिलों में जगह बना लें तो अच्छा है, और पावर रहते हुए लोगों को छड़का लें तो मैं उसको सफल राजनीतिक नहीं मानता हूँ। सफल राजनीति उसी को बोलते हैं जो अपने कार्यों के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाता है, लोगों के मन में स्वीकार्यता पैदा करता है और सच्चा रहता है, कमिटमेंट के साथ काम करता है, और जो दिल में है वही जुबान में है, 2 रूपी बातें नहीं करता है। जिस दिन लोगों के मन में आपकी स्वीकार्यता बढ़ जाए कि हाँ मैं ये व्यक्ति को होना चाहिए नेतृत्व के रूप में, समझ लीजिए आप स्वीकार है, सफल है। फिर आप बनते नहीं बनते वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर ये भावना अगर लोगों के मन में, तो आप सफल नेतृत्व कहलाते हैं। आप जनता में जाते रहते हैं, जनता की समस्याएं जनता आपके पास भी अवगत कराती है कि मेरी समस्या है। कई लोग कहते हैं कि हमारा काम है, रोहन जी करा सकते हैं, तो कैसे इन समस्याओं को आप समस्या हल करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ जिला प्रशासनिक बॉडी पूरी तरीके से रहती है। मैं समझता हूँ प्रत्येक अधिकारी हमारी सरकार में जनता के लिए समर्पित है। जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके, उसके लिए अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतत संपर्क में। हमें कभी ऐसा लगता है कोई विषय अगर आया है, वो विषय कहाँ से डील होगा उस पर मैं पता लगाता हूँ और संबंधित अधिकारियों से मैं बात करता हूँ। माननीय डीएम साहब हैं, माननीय एसपी साहब हैं, या कोई भी विभाग है, उन तक मैं समन्वय करता हूँ और जेन्युइन विषय, मैं कहता हूँ कि अनर्गल लाभ नहीं, जेन्युइन विषय है। कोई इंडिविजुअल विषय होता है, कोई कॉमन विषय होता है जो सबके हित में होना चाहिए। ऐसा विषय होता है तो मुझे क्या लगता है वो संबंधित अधिकारियों से बात करके, क्योंकि मुझे मालूम है, आई एम एजुकेटेड पर्सन, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे मालूम है किससे बात करने से कहाँ समाधान हो सकता है। और मुझे क्या लगता है आजकल की जो ऑफिशियल लॉबी है, उनको भी अगर कोई अच्छे से संवाद उनसे करता है तो उनको भी मज़ा आता है समस्या को समाधान करने पे। तो मैं समझता हूँ वो संवाद शैली अगर अच्छी होगी तो हर समस्या का समाधान भी होता है, और यही मैं प्रयास। किसी समस्या का हल किया हो आपने, किसी व्यक्ति का फ़ोन आया हो कि भाई साहब आपने काम करा दिया था, कई फ़ोन आते, बहुत ऐसी समस्याएं, लेकिन
मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल की क्या मानूँ, लेकिन कॉमन समस्या जैसे एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि ये निवाड़ी हाईवे वाला एक हाईवे जाता है, NHI वाला। मैं ये इसलिए कोट कर रहा हूँ कि लेटेस्ट मामला है कि वहाँ पर एक कट हुआ करता था डिवाइडर के बीच में। वो कट NHI ने बंद कर दिया था। उनका कुछ एक ऑफिसर था, वो उसका नेगेटिव वाइब्रेशन थी उससे बात करने में, उसने बंद किया। और बंद करने के पीछे लॉजिक कोई नहीं बताता था, जबकि अपने उसकी ड्राइंग में ओपन था, सब चीज़ था। तो मैं पहले उससे बात किया, सब चीज़ हुआ। मुझे लगा कि इससे बात करने में समाधान नहीं होगा, तो मैं इनके रीजनल हेड हैं जबलपुर, उनसे बात किया। फिर वो सारी जब ऑफिसर से बात किया, मैंने पक्ष रखा कि सर यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है, लोगों को यूं टर्न लेना है तो लगभग एक बार में 3.5 किलोमीटर और वैसे 7.5 किलोमीटर निवाड़ी, अगर कोई किसी का ऑटो रिक्शा है वो 7 किलोमीटर जाएगा। आप समझिए इतना आसान नहीं है। जब अव्यवस्था अपने पास है, आपने बंद कर दी। तो मुझे लगता है उन्होंने वो चीज़ समझी एंड एट द एंड हम उस पर सफल हुए कि वहाँ अदरवाइज जो लोग मतलब रॉन्ग साइड आते थे, यदि करना होता तो कोई ध्यान नहीं देता उस पर, नहीं होता है तो रॉन्ग साइड। मैं आपको तो अनिल जी, आप भी उसका आंकड़ा निकाल के देखते, जब तक वो बंद रहा आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते। हर 3 दिन में हमको न्यूज़ में आता था कि उधर पे लोग रॉन्ग साइड से आ रहे थे और वो एक्सीडेंट हुआ, वो उसकी मृत्यु हुई। और मैं आज मैं बोल रहा हूँ, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जिस दिन से वो डिवाइडर खोला आज तक उस स्पॉट के माध्यम से एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मुझे क्या लगता था, ये विषय था जो मैंने एक उठाया। बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन संवाद रिएक्शन उसका बड़ा निकला, उसका रिएक्शन बड़ा निकला। बहुत लोगों ने व्यक्तिगत मुझे तौर पे कहा कि मतलब इस तरीके से विषय आपने डील किया, ये बहुत अच्छा है। तो और भी जो मुझे बीच में लगता है कि कोई प्रशासन से बात करके कोई समस्या का समाधान करना चाहिए, मैं देता हूँ प्रशासन को, मेमोरेंडम भी देता हूँ, उनसे समन्वय मिलाता हूँ। कुछ हल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना विषय नहीं छोड़ता हूँ, मैं सतत बात करता हूँ। आपने NHI के संबंध में और भी 1-2 मुद्दे रखे हैं और प्रशासन तक आवाज़ पहुँचाई है, और क्या कुछ खास मुद्दे रहे हैं जो आपने इसके अलावा भी कुछ मुद्दे उठाए? देखिए, ट्रैफिक का एक मुद्दा था। मैंने हमेशा बोला है कि आज के आने वाले समय में निवाड़ी में ट्रैफिक और बाधित होगा। तो ट्रैफिक में जैसे हमारे यहाँ वो जो NHI के जो सर्विस रोड बने हुए, निवाड़ी से आप झांसी जाएंगे तो बहुत छोटा है, लेकिन निवाड़ी से अपोजिट साइड मऊरानीपुर सर्विस रोड बना हुआ है, वो बहुत बड़ा है। वहाँ पूरा शासकीय भूमि, वहाँ कोई शॉप नहीं लगती है। जो झांसी वाले रोड पे जितने भी जाते हैं वहाँ सारी शॉप लगी होती है। मैंने एक दिन प्रशासन को रिक्वेस्ट इतना किया कि निवाड़ी से झांसी वाले जो बड़े वाहन जाने वाले हैं, उनका मार्ग डाइवर्शन करके मऊरानीपुर रोड से कर दो, ताकि दुकानों को भी सुविधा हो सके और लोग भी आसानी से जाके। आखिर प्रशासन का काम ही यही है, लोगों को सुलभ और सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ों को करना, ताकि उन्हें कोई कठिनाई ना हो। तो ऐसा ये मुद्दे अभी बीच में मैंने एक दिन विषय माननीय कलेक्टर साहब को भी बताया था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी हितग्राही हैं, जो पात्र हितग्राही हैं, पात्र हितग्राही हैं, उनका सूची सार्वजनिक करो, और जो इनको नहीं हो पाया उनको भी सार्वजनिक करो, ताकि उन्हें पता चल पाए कि वो नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए, और जो हो गए तो वो क्यों हो गए। तो ये जब ट्रांसपेरेंसी चीजें रहेंगी तो भ्रष्टाचार कम होगा। तो इन सब चीजों में लगातार मैं मुद्दों पर हमेशा बात करता रहता हूँ, जो भी व्यवस्थित रहता है। निवाड़ी जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो अभी तक रही है? आप उसको देखते हैं लेकिन नहीं, आप प्रशासन तक नहीं कह पा रहे हैं, वो कैसे सरकार आपको उस पर काम करेगी? क्या विकास देख रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार तो सतत विकास पर लगी है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि निवाड़ी जिला 2018 अस्तित्व में आया, और जब 18 में अस्तित्व में आया तो आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि निवाड़ी जिले का विकास का पैमाना क्या है ना। क्योंकि आज जिस डायरेक्शन में हम यहाँ की भूमिका बना देंगे, अगले 50 साल 60 साल 70 साल तक वो और आगे तक वो वही रहेगा। आज हम जहाँ जो ऑफिसेज सेटअप कर देंगे, जहाँ जो गार्डन सेटअप कर देंगे, जहाँ जैसी रोड निकाल लेंगे, वही जीवन में ऑल टाइम वहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आज के समय में कि अगर ऐसी एक कोई प्लान बने जो ओवरऑल जिले के विकास का प्लान हो, जिसमें सभी के मतलब जिसके आइडिया को समाहित किया जाए, और जब 10 लोगों के आइडिया को समाहित किया जाता है तो निश्चित रूप से कुछ एक अच्छा एक आइडिया निकल कर आता है। तो विकास के पैमाने में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना एक बड़ी चुनौती है, और ये अगर करते हैं तो इससे लाभ प्रशासन को भी होगा, हमारी सरकार को भी होगा। अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को किस नज़र से देखते हैं आप? मुझे लगता है शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैं चूंकि आज पॉडकास्ट पर बैठा हूँ
तो मैं यही नहीं कहूँगा कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, सुधारना है तो हमारी सरकार है, और हमारी सरकारें कितना अच्छा संसाधन देने का प्रयास करती हैं, लेकिन कभी कभी स्थानीय लेवल पे, जैसे मैं देखा हूँ पिछले साल भी कि 10th 12th के रिजल्ट में पिछले 2-3 वर्ष से मैं देख रहा हूँ 49वें नंबर पे, 50वें नंबर पे, 51वें नंबर पे आ रहा है। तो इसको कैसा सुधार, इसको ठीक किया जाए, उसको मैं कई बार डीओ साहब से, कलेक्टर साहब से भी इस विषय में बताया हूँ कि भाई शिक्षक जो हैं उनकी प्रमुख भूमिका है बच्चों को पढ़ाने की, क्योंकि हमारा एरिया है बैकवर्ड एरिया, है ना। और मैं समझता हूँ कि केवल यहाँ परंपरागत कोर्सेज के कॉलेजेस स्कूल ना आए, कुछ स्पेशलाइज्ड हैं। उदाहरण के तौर पे निवाड़ी में विज्ञान केंद्र, एक झांसी में जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से मध्य प्रदेश शासन ने उनको एक लैंड दे रखी है, जो काफ़ी लैंड उनको दी गई, 30-40 एकड़ जो भी हो, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, कि विज्ञान केंद्र खोलें। मैं मानता हूँ कि क्या हमारे यहाँ वही विज्ञान केंद्र में झांसी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या कृषि का कॉलेज खोल सकते हैं क्या यहाँ पे? क्या इसके लिए यहाँ कोई एक अभियान चला सकते हैं क्या? अगर कृषि का कॉलेज खोलेंगे तो हमारे यहाँ के जो युवा हैं, जो गांव के लोग हैं, वो कृषि में यहाँ पढ़ सकेंगे, कॉलेज में पढ़ सकेंगे शासकीय, तो हमें लगता है वो भविष्य में अपना कृषि को और बेहतर कैसे कर सकें उसमें प्रयास कर सकें। दूसरा एक विषय है स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर, क्या हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स एकेडमी खुल सकती है क्या शासन की? ये जब चीजें खुलेंगी, अपार्ट फ्रॉम BA BSc BCom, ये ठीक है, ये सब चल रहा है, ये चल खेल कूद में युवा रुचि लेते हैं, कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इंस्टीट्यूशंस खुलें जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे आम, मेरा इंटरेस्ट नहीं है BA करने में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, मैं BPEd करना चाहता हूँ, मैं दौड़ बहुत अच्छा लेता हूँ, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, बट हमारे पास वो अवसर मिलना चाहिए, अगर ये अलग अलग कृषि के क्षेत्र में 12th में मैंने कृषि से किया है, मैंने 11वीं 12वीं कृषि से किया है, लेकिन मेरे पास कृषि का कॉलेज नहीं है। अगर आज इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा लैंड अगर विज्ञान केंद्र को हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, तो मध्य प्रदेश सरकार इंस्ट्रक्ट करे, आप यहाँ कृषि कॉलेज भी खोलिए, आप इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चला रहे, एक बार बात तो करें। मुझे क्या लगता है अगर ऑप्शन खोलेंगे, कि इट्स ऑल अबाउट आपका एजुकेशन सिस्टम जो निर्णय ले रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे, मैं यहाँ का सब कुछ तय करने वाला हूँ, तो मेरे अंदर क्षमता, सोचने की क्षमता क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मैं अच्छा सोच पा रहा हूँ तो निर्णय लूंगा, और नहीं सोच पा रहा हूँ तो ठीक है, मैं इसी में उलझाऊंगे साहब, अच्छे से पानी पहुंच जाए, अच्छे से ये पहुंच जाए, अच्छे से। विकास का पैमाना अलग होता है, और सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से काम होना अलग होता है। विकास वन टाइम होता है, जिसके लिए एक पूरी योजना होती है, और सुव्यवस्था और सब चीज बराबर चलना, ये डेली की एक्टिविटी होती है। ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, तो ये चीज समझने की जरूरत है। लेकिन इन सब चीज़ों विकास पर लेकर कोई चर्चा नहीं करता है ना, तो नहीं, बात ऐसा नहीं है। सरकारें, हमारी सरकार खूब प्रतिबद्ध है विकास के लिए। आपने देखा होगा कि एक विकास होता है जो एक ओवरऑल एजेंडा बनता है, आप समझते हैं। निवाड़ी में सड़क अच्छी होना चाहिए, ठीक है, निवाड़ी में हॉस्पिटल्स होना चाहिए, निवाड़ी में स्कूल होना चाहिए, ये कॉमन एजेंडा होता है सरकारों का, वो करती हैं। एक होता है हमारा स्थानीय एजेंडा। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे लगता है निवाड़ी जिले में सबसे ज़्यादा अपार संभावना है टूरिज्म की, क्योंकि ओरछा एक बड़ा बेल्ट है। ओरछा एक टूरिस्टों का एक बहुत बड़ा बेल्ट है। अब तो राम राजा लोग भी हमारी सरकार बना रही है, बहुत बड़ा। तो हम ऐसे क्या योजना बनवा सकते हैं शासन के माध्यम से कि जिससे हमारे जिले का टूरिज्म बढ़े। और केवल ओरछा क्यों, गढ़कुड़ार का किला कितना बड़ा फेमस, गढ़कुड़ार का किला, तारामाई शक्ति भैरव का स्थान, वो अपने आप में एक पवित्र स्थान है ना। और भी ऐसे जैसे अक्षरू माता है, वो उसकी एक अपनी एक कहानी है, कई ऐतिहासिक चीजें हैं, कई ऐतिहासिक चीजें हमारे जिले में। तो हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्या विकल्प चुने, ऐसी क्या योजना बनाएं कि बाहर के लोग प्रेरित हों कि नहीं, हमको एक दिन का अगर टूरिज्म करना है तो निवाड़ी जिले में करना है, तो निवाड़ी जिले में क्या कर सकते हैं, उनका वहां भी घूम सकते हैं, वहां भी घूम सकते हैं। तो शासन अगर कुछ ऐसी योजना बनाते हैं तो इससे क्या हो गया, टूरिज्म बढ़ेगा तो रोजगार ऑटोमेटिकली पूरे जिले में बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखा है कि राम राजा लोग महाकाल लोक बना, तो महाकाल लोक बनने से पहले और बनने के बाद कितने लोगों का आगमन वहां पर हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहां पर बनाई, तो पहले विपक्षियों ने बोला इतना पैसा खर्च कर दिया सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब ये हो कि जितना पैसा खर्च किया था इतना टूरिज्म से निकल चुका है। तो टूरिज्म जब बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। तो मुझे क्या लगता है इन सब चीजों पे अगर सोचेंगे
कोई भी विषय होगा तो मुझे लगता है चीज़ें अच्छी होंगी। शिक्षा पर बात कर रहे हैं हम, आप सब देखते रहते हैं कि शिक्षा में जो जिला शिक्षा अधिकारी पद होता है, एक दिन में क्या पता कि आपको बना दिया जाए, उसके बाद फिर आपको बना दिया जाए जिला शिक्षा अधिकारी। इस चीज़ से भी शिक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है। स्वाभाविक है, कुछ प्रशासनिक कमियां रहती हैं और मुझे क्या लगता है कुछ किसी के प्रेस्टीज इशू रहते हैं। मैं उन सभी लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अगर राजनीति होगी तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी भी राजनीति का शिकार होगी। हमने निवाड़ी जिले में ही देखा है कि 3-3 बार 4-4 बार जिला शिक्षा अधिकारी जो बना, जो भी है उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए और वो अच्छे से काम करेंगे तो स्वाभाविक है ये जो हमने आपको विषय बताया कि 50वें नंबर पे 51वें नंबर पे जिला आया है, तो एक टारगेट बेस्ड काम करें कि अगले साल जो हम तय करेंगे कि निवाड़ी जिला टॉप 10 में आए। तो जब ये होगा तो वो सतत, अगर आज कोई जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसी प्रकार से होना चाहिए, बस राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए शिक्षा का, ये मेरा उद्देश्य है। आपकी सरकार युवाओं के रोजगार के लिए क्या अवसर ढूंढ रही है? निवाड़ी जिले में हर जगह युवा वर्ग जो बेरोजगार है, रोजगार के लिए क्या अवसर? देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेरोजगार वही है जिसको काम करने की आदत नहीं है। मैं आपको समझता हूँ। आज देखिए, मोदी जी की योजनाएं और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं स्टार्टअप के माध्यम से इतना, जिसमें भी काबिलियत है वो अपना प्लान बना रहा है। आपने कई बार देखा होगा, गांव का एक लड़का, उसके मन में ये आया लेकिन सरकार ने उसकी मदद की और वो प्लेटफॉर्म पे आया और उसने कई लोगों को रोजगार दिया। आज पिछले 10 सालों में रोजगार का पैमाना, पहले लोग ऐसा कहते थे कि साहब हमको नौकरी दे दो, आज लोग नौकरी देने की बात नहीं करते, स्वतः ही व्यापार करने की शुरू करते हैं। अब आपने कहा रोजगार देने की बात, तो शासन की कई मैं समझता हूँ कि लोग अगर छोटी सी भी कोई दुकान डालना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होते जिस कारण वो डाल नहीं पाते कई बार ऐसे। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे कई छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से, स्ट्रीट वेंडर योजना, आप चिंता नहीं करो, आपको अगर कोई पानी का ठेला भी लगाना है, आप लगाना चाहते, पानी का ठेला लगाना कोई बुरी बात तो होती नहीं है, वो भी अच्छा कमाता है। लेकिन जिसको लगाना है उसमें शुरुआती लागत का उसके पास पैसा ही नहीं है, उसको ठेला खरीदने का पैसा नहीं है, उसको सामान खरीदने का पैसा नहीं है। तो हमारी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर योजना लेकर आई, भैया तू 20,000 ले ले पहले, तो उसको बढ़ दे तो 40,000 ले ले या 10,000 ले ले। तो ये हमारी शासन योजना है। आप ये देखिए, इनका आंकड़ा जो आएगा, वो आंकड़ा आप अगर उसको फिगर आउट करेंगे तो कई लोगों को ऐसे में रोजगार मिल रहा है। अभी जैसे रोजगार मेला लगता है, रोजगार मेला में लगने के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं ये समझता हूं कि जिनको रोजगार, अगर किसी को नौकरी भी करना है तो सबसे पहले आपको काबिलियत भी तो होना पड़ेगा। आप किसी का नौकरी करेंगे तो आप ये समझ लेंगे आप दिन भर यूं बैठे रहेंगे, कोई आपको पैसा देगा तो ये भी नहीं। तो हम अपने जिले के युवाओं से ये भी कहते हैं कि आप काबिल बनो, कोई भी विषय है आप उसमें स्किल हो जाओ। देखिए, सरकार ने तो स्किल डेवलपमेंट का अलग ही विभाग खोल दिया है, आप तमाम की चीजें आज। लेकिन जिसके पास भी काम है, कोई अच्छा लाइट वाला है तो वो घर नहीं बैठा है, वो रोजगार पे कहीं लिखा है। कोई नल सुधारने वाला है तो वो घर नहीं बैठा है, वो काम पे लगा है। अब कोई दिन भर ही व्हाट्सएप पे चैट करता रहे, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो क्या करे? तो आप ये सब करते रहो, लेकिन आप अपनी स्किल को एक मजबूत करो। आप जिस स्किल को भी चुनो उस पर आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आपको चिंता नहीं, लोग खुद आके आपको रोजगार के लिए ढूंढे। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, स्किल बेस्ड आप काम कीजिए, जो भी करें आप। नल सुधारने का काम कीजिए, लाइट सुधारने का काम कीजिए, आप और भी चीजें सुधारने का, कुछ बनाने का काम, छोटे छोटे चीजें हैं। मतलब आप रोजगार को लेके सारे रोजगार विभाग है वहां जाके बातचीत कीजिए और सब चीजें हैं। मैं जैसे मेरा एक सिक्योरिटी एजेंसी चलता है, मैं भी देख रहा हूँ कई ऐसे, मैं उनको लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ, लेकिन कई गाँव में मैं जब पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ना बात करने का तरीका है, ना कई चीज़ें का तरीका है, ऐसी समस्याएं आती। तो वो धीरे धीरे सीखेंगे तो वो आएगा। तो वो सीखने की पद्धति हर युवाओं के मन में होना चाहिए अगर उनको आगे बढ़ना है। तो सरकार जो योजना चला रही है रोजगार के लिए, जो पैसे दे रही है, वो प्रचार प्रसार लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार तो रोजगार कार्यालय विभाग है, वो अपने स्तर पे, मैं जितना मुझे ध्यान में आ रहा है कि मैं भी कभी कभी पेपर देखता हूँ जिसमें देखा कि सरकार रोजगार मेला लगाने जा रही है।
तो उसके माध्यम से तो लोगों को पता चलता है। और फिर आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी सारी नौकरियां आ गई, जैसे अभी आपको हाल में ही पता चला होगा कि यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है निवाड़ी में, और भी होटल इंडस्ट्री, कितना होटल इंडस्ट्री, आप जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको फिर वही बताता हूँ, ये सोचने की क्षमता, ओरछा में कितना बड़ा होटल इंडस्ट्री, छोटे छोटे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लो, कोई टिश्यू पेपर बनाना शुरू कर दे, है मार्केट पूरा, रोजगार है कि नहीं, कोई छोटे छोटे मतलब बहुत सी छोटी छोटी चीजें, लेकिन बातें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो मुझे क्या लगता है कि शासन तो अपनी नीति बना रही है, कुछ स्वप्रेरणा से भी लोगों को सोचना चाहिए, और रोजगार तो मुझे लगता है स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से सबको मिल ही रहा है। युवाओं पर बात चल रही है, युवा एक राजनीति की बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से आप राजनीति में गए हैं वो अलग क्षेत्र हो गया है, उसी क्षेत्र में युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वो क्षेत्र ना चुन करके नेताओं के अगल बगल घूमने से या कुछ, मतलब हंसी की बात है, लेकिन युवा समाज में बात कर रहा है, युवा नेता कैसे बने? देखिए, मैं समझता हूँ इस समाज में अच्छा नेतृत्व की हमेशा आवश्यकता रहती है, क्योंकि अगर नेतृत्व अच्छा होगा तो वो समाज को दिशा अच्छे से दे पाएगा। और नेतृत्व की पहली सीढ़ी, या तो मैं जब विद्यार्थी परिषद में रहा तो उधर से, जब मैं कॉलेज लाइफ में रहा तो वो नेतृत्व के गुण हमारे अंदर आए और हमने काम किया। ऐसे हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूँ जो मुझे बड़ा अजीब लगता है, कोई भी लीडरशिप या कोई भी स्थानीय नेता होता है वो युवा लॉबी को जोड़ना चाहता है, और जैसे ही युवा लॉबी को वो अपने साथ जोड़ता है तो सबसे पहले उनके इंटरेस्ट की बात करता है कि एक काम करो, हम तुम्हें ये काम दिला देते हैं। वो बेचारा अभी 19 साल का है, उसके अंदर राजनीति के गुण नहीं है, उसको समाज में काम कैसे करना है वो नहीं बता दिया, उसी को इतना बता दिया कि तू 200 रुपये तू कमा लेगा, माने चलो, और 200 रुपये तू लेकिन मेरे साथ ऑल टाइम चिपका रहा है। अभी इससे उस युवा का भी विकास नहीं होगा, और उसके अंदर जो एनर्जी है वो भी खर्च नहीं होगा। मैं समझता हूँ हमारे जिले के युवाओं या किसी को युवाओं को इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। आप अगर राजनीति करनी है तो स्वयं का नेतृत्व विकास आपके अंदर आना चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, आपको मुद्दा डील करना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब हम तो फल्ला आदमी से जुड़ गए और फल्ला आदमी ने आज हमें एक स्वयं सहायता समूह का एक वो दिला दिया, या ऐसा हो गया, मतलब उन्हीं का बखान कर रहे हैं नेताजी, बखान उन्हीं का कर रहे हैं, है ना। और अभी 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 बखान कर रहे हैं, और बखान के बाद अगर बैठ जाए कि आपने अपना क्या विकास, अभी राजनीति का शब्द नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, और समूह मिल गया, या मतलब ये मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज बात होता है कि राजनीति में जुड़ना का मतलब ये नहीं कि आपको राजनीति को धंधा का केंद्र बनाना है। आप अपना स्वयं का व्यापार सेटअप कीजिए, जो भी हो सकता है, और फिर आप राजनीति में आगे धीरे धीरे सीखिए, क्योंकि समाज को अच्छे नेता की आवश्यकता है, और अच्छा नेता तभी बन पाओगे जब आप निस्वार्थ भाव से, आपके अंदर लालच नहीं होगा, आपके अंदर एक लालच होना चाहिए, समाज के प्रति सेवा करना, एक ही लालच होना चाहिए। लेकिन वो लालच डेवलप करना भी उससे बड़े अधिकारी का, उससे बड़े नेता का काम है कि हमसे जो युवा जुड़ा है उनमें ये लालच पैदा करना कि तुम्हें समाज के बीच में काम करना है। क्योंकि हमें हमेशा स्वामी विवेकानंद की वो बात ध्यान आती जो हमेशा वो कहते हैं कि समाज की व्यवस्थाओं को या समाज में उत्पन्न बुराई को पहचानना, और पहचान कर उसका समाधान निकालकर उसको समाधान में लग जाना, उसको समाधान करने के लिए लग जाना, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति, यही सच्ची समाज भक्ति है। और ये जरूरी है कि युवा इसको सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के इस कामों को करेंगे। तो मुझे लगता है जब अच्छा नेतृत्व मिलेगा, तो आज देखिए नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, आज देखिए अमित शाह जी जैसा नेतृत्व, आज देखिए प्रदेश अध्यक्ष हमारे बी डी शर्मा जी जैसा नेतृत्व, आज योगी जी जैसा नेतृत्व, इनने शुरुआत में वो संकल्प के साथ काम किया। जब आप अच्छे से काम करेंगे तब तो आप ऊपर जाएंगे, आप नीचे ही उन सब चीजों में अटके रहेंगे। तो मुझे क्या लगता है इन सब चीजों से युवाओं को बचना चाहिए। युवा गलत दिशा में जा रहा है, लग रहा है। मैं कह नहीं रहा हूँ जा रहा है, युवा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ एटीट्यूड उसको अपने मन में आना पड़ेगा कि हमको समाज के लिए समर्पित रहना है, हमें समाज की गतिविधि के करना। आज स्कूल में पढ़ते हैं, आज कोचिंग में पढ़ते हैं, कितना समय समाज की गतिविधि में देते हैं। कितने लोगों ने सोचा है कि पर्यावरण दिवस पे हम एक पौधा ही चलो अपने घर पे लगा लें। कितने लोगों ने सोचा है कि स्वच्छता अभियान के लिए हम कोई कैंपेन चला लें। कितने लोगों ने सोचा है कि इस समाज में, इस झुग्गी झोपड़ी में जाकर हम उनके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे इतना आता है कि मैं उनको पढ़ा सकता हूं। ये जो एटीट्यूड डेवलप करने का काम है, ये युवाओं के मन में आना चाहिए। जिस दिन ये युवाओं के मन में आ गया, क्योंकि समाज का सुधार कौन कर पाएगा? समाज के लोग ही कर पाएंगे, और समाज के लोग कोई बाहर एलियन नहीं आएगा, ये आप और हम मिलकर कर पाएंगे। तो ये एटीट्यूड डेवलप होना बहुत जरूरी है। और आज की युवा एटीट्यूड किस बात का है? नेताजी के साथ फोटो खींच ली, सब भाग प्राप्त हो गया, ढिमका के साथ, फलना के साथ, ये सब होगा। आप स्ट्रांग होंगे ना तो
नेताजी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा और आप वैसे ही बने रहेंगे कि आपकी इच्छा है कि उनके साथ खिंचाना। खिंचाओ फोटो, अच्छी बात है, आदर्श पुरुष के साथ सब लोग खिंचाते हैं, लेकिन अपना एक वजूद रखो, उनको भी लगना चाहिए इसमें दम है, ये ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है ये थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। अपनी ओर से वो खास संदेश युवाओं को दें जिससे युवा प्रेरित हो। यदि आप वीडियो देखेंगे युवा, तो हो सकता है कि आपकी वीडियो देख करके अब जो बखान दे रहे हैं उसको प्रेरित हो जाएं। मैं तो सीधी बात करता हूँ, जो भी काम करो डेडिकेशन के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। नेतागिरी भी करना है तो बिल्कुल प्लान वे में करो। आप अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, पूरी प्लानिंग करो। और नेतागिरी सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि हमें भैया जी के पीछे घूमना है या बहन जी के पीछे घूमना है या संपूर्ण नेता के पीछे में घूमना है। नेतागिरी करो तो आप इस उद्देश्य से करो कि स्वयं के व्यक्तित्व में आपको निखार लाना है कि समाज भी आपको स्वीकार करे। नेता को तो समाज ने स्वीकार कर लिया, वो बेचारे आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारा क्या, तुमको भी समाज स्वीकार करे। ऐसी अच्छी सोच के साथ काम करो, अपना व्यापार स्थापित करो, अपनी चीजें स्थापित करो। जब ये चीजें हो जाएगी तो मुझे क्या लगता है आप में स्वतः ही बदलाव आएगा और आप समाज के प्रति उत्तरदायित्व होंगे और आगे चल के आप समाज का नेतृत्व कर पाएंगे। राजनीति युवाओं को मौका देती है, लेकिन उस पर खरा उतरना बड़ी बड़ी चुनौती युवाओं के लिए है। देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर काम करने वाले की आज भी वैल्यू है। आप काम करने, आप दिखना चाहिए कि आपके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, आप में काम करने का तरीका है, ये दिखना चाहिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि यार वो अनिल जी जो है, अनिल जी में वो सामर्थ्य है, अनिल जी काम करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी आपको कभी छोड़ेगी नहीं। आप कितनी प्रयास कर लो, आप कितनी किसी के चक्कर काटो, भारतीय जनता पार्टी आपको पकड़ के रखेगी। तो काम करने का तरीका और अच्छे से करने का तरीका, स्वयं का गुण आप सीख लीजिए। काम करने में डेडिकेट, जो आपको काम दिया है आप उसको कीजिए। अभी दिक्कत क्या होती है, हमें दिया एक्स काम है और मन वाई में लग रहा, या तो पहली बात कर लो भाई वाई का काम दे दो तो हम एक्स का काम नहीं करते, ये समस्या आती है। तो मैं समझता हूँ युवाओं को जो भी आपको काम मिले उसको बेहतर तरीके से करो। मतलब एक पहले एक विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आप अपनी चीज़ों को कैसे अलग से स्थापित कर पाते वो प्रयास कीजिए। मुझे क्या लगता है बीजेपी का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां कब किसको ग्रैब करके कहां किसी को ऊपर लेकर जाए। आपने उदाहरण अभी देखे हैं, एक बार का विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है, तीसरी पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति भी माननीय मोहन यादव जी भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो आपको तीसरी पंक्ति में बैठना पड़ेगा एटलीस्ट, है ना। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, समाज के लिए अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, अच्छी नीति अपनानी पड़ेगी, गलत भावना नहीं रखनी पड़ेगी, गलत व्यवहार नहीं रखना पड़ेगा। ये सब चीजें आप करेंगे, किसी के कहने पे नहीं चलना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण, फल्ला ने कहा इसलिए हमने किया, ढिमका ने कहा इसलिए हमने किया, ये सब छोड़ दो। आप अच्छे मन से सबके साथ अपने अंदर झांक कर देखो, क्या काबिलियत है, क्या काबिलियत है, उसको बाहर निकालो। बराबर जी। एक चीज और है कि राजनीति में युवा किस उम्र तक कहते हैं, जैसे मैंने तो अखिलेश सिंह को अभी तक युवा सुना है, क्या युवा नेता हैं आप, तो क्या उम्र रहते हैं युवा बनने के लिए? वैसे हमेशा हमने तो यही सीखा है कि युवा की कोई उम्र नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट 50 साल उम्र हो गई युवा है आप, सोच का खेल है पूरा, सोच का। आप 50 साल की उम्र में अगर 20 साल की उम्र में भी 50 साल का सोचते हो तो काहे के युवा, और 50 साल की उम्र में 20 साल का सोचते हो तो फिर आप यूथ लीडर माने जाते हो। मैं अखिलेश जी और इन सब के विषय में तो नहीं कहना चाहता। नहीं, मैंने सुना है कि आप युवा नेता हैं। ऐसे आपकी उम्र क्या हो गई? मैं 36। आप युवा हैं? स्वाभाविक है, सोच पे डिपेंड करता है आप कैसे सोचे। मैंने कहा मैं 36 में हूँ, बात 50 वाली करता हूँ, तो मैं युवा नेता नहीं हूँ। युवा नेता तो स्वाभाविक है, आपकी सोच और लोग आपको कैसे एडमायर करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों की सोच आपके प्रति युवा नेता के नाते बन रही है या लोगों की सोच आपके प्रति वृद्ध नेता की बन रही है, वो आपके एक्शन पर डिपेंड करेगा। तो आप एक्शन वो रखो अपना, जो आपका एक्शन जो यूथ का एक्शन हो। तो मुझे लगता है लोग आपको, फिर भले आप 50 साल के क्यों ना हो जाए, लोग आपको खुद कहेंगे अरे भले 50 साल का है लेकिन युवा है। इस तरीके से दिनचर्या क्या रहती है आपकी? सुबह उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक होती है, क्योंकि कुछ थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो मतलब मॉर्निंग वॉक जरूरी है। फिर नाश्ता पानी करके अपना जो संगठन की जो गतिविधि है, जिलाधिकारी का जैसा निर्देश आता है या ऊपर संगठनात्मक गतिविधि थी वो सब करता हूँ, और थोड़ा घर में समय बताता हूँ और बस ऐसे पूरा जल्दी सोचता हूँ जल्दी। तो संगठन काम देता रहता है कि आपको पर डे। बीजेपी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा समाज में सक्रिय बने रहने के लिए प्रेरणा देता है। और मुझे क्या लगता है कि इसी प्रेरणा के लिए जो
नए नए नेता को बनाने का काम करती समाज के प्रति, ये नहीं। क्योंकि किसी को आज मैं किसी ग्राम पंचायत में जाके बीजेपी की कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मेरे लिए बर्डन नहीं है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि बीजेपी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि समाज के बीच में जाओ और आप ये काम करो। मुझे नेतृत्व के गुण बीजेपी सिखा रही है, मुझे नेता बीजेपी बना रही है। तो यही सक्रिय गुण मुझे कर लगता है किसी के साथ भी हो तो वो ऐसे नेता बनता है। और बीजेपी की जो एक्टिविटी ऑल टाइम रहती है, और मुझे गर्व होता है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो इस प्रकार से समाज के बीच में काम करता है, राष्ट्रवादी सोच को लेकर काम करता है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर किसके पास है? तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। पार्टी संगठन जो आपको काम देती है उसको आप किस तरह से काम करते हैं? मजा आता है काम करने? अरे खूब आनंद आता है। हाँ। देखिए, काम में पहले से ही मुझे संगठन के गतिविधि में बहुत मजा आता है। हाँ। और मैं बर्डन लेके कोई काम नहीं करता हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि कोई बोझ नहीं कि बोझ है हमारे, बहुत बिल्कुल नहीं, काम को पूरा बांटता हूँ ना। हाँ। खुद भी करता हूँ, लोगों को भी करवाता हूँ, जितना मेरे से मदद हो सकती है और जितना मेरे संभव होंगे। अब और सभी, चाहे पूर्व के जिलाध्यक्ष हो चाहे वर्तमान के जिलाध्यक्ष हो, वो सभी मेरे एनर्जी का फुल उपयोग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी मेरी एनर्जी का फुल उपयोग लेती है। तो मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है, संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और शायद इसी से मुझे लोगों से संवाद करने का मौका मिलता है, लोग मेरे प्रति एक राय बना लेते हैं, वो भी एक मौका मिलता है। तो मुझे क्या लगता है ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। पिछले चुनाव की बात कर लेते हैं थोड़ी और बात। हाँ, पिछला चुनाव आप किस नज़र से देख रहे हैं? जो अब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, किस चीज़ की जीत है? या ये देखिए, हम आपको बताएं, पिछला चुनाव अगर निवाड़ी विधानसभा, क्योंकि हवा तो चली थी हार की कि इस बार तो फूल हार रहा है, कांग्रेस की लहर चली थी, तो एक कैसे जीत हो गई? देखिए क्या होता है, ये कुछ विरोधी लोग होते हैं जो हवा चलाते हैं। क्योंकि आप देखो कि जितने कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में थे वो कहीं ना कहीं पहले भारतीय जनता पार्टी के दामन में थे। वो सभी लोग, बीएसपी का कैंडिडेट तो बीजेपी का था, मतलब जो बीजेपी से बीएसपी में गए, कांग्रेस का कैंडिडेट तो वो बीजेपी में था, निर्दलीय कैंडिडेट तो बीजेपी में था, एक बस समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे जो समाजवादी पार्टी के लिए गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता ने ये तय किया कि भाई बीजेपी ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बरसाती मेढकों की तरह काम नहीं करता है, जो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करता है। बरसाती मतलब जो चुनाव आया नजदीक, अब आप देख लीजिए ना, आप कांग्रेस को ही देख लीजिए, चुनाव आएगा तो तमाम भर की बातें करेंगे। समाजवादी पार्टी 4 साल कहीं दिखेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी की आप बताइए कौन सी गतिविधि चलती है? क्या कांग्रेस की गतिविधि चलती है? क्या बीएसपी की गतिविधि चलती है? आज के समय में लोग जातिवाद से ऊपर उठकर वोट देना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये सारा ग्रुप जो समाज में आज भी ये सोचता है कि इस देश में राष्ट्रवादी ताकतों की बहुत अति आवश्यकता है, जातिवाद से ऊपर उठकर लोग वोट करते हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन ठीक से हो वो देखकर वोट करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और जैसा कि आपने परिणाम निवाड़ी में देखा है कि उस नाते भारतीय जनता पार्टी जीती है। चुनाव के नज़दीक जब चुनाव आता है तो कई अपने व्यक्तिगत दल बदल लेते हैं, तो दल बदल को आप किस नज़र से देखते हैं? व्यक्तिगत निजी स्वार्थ रहता है या जनता की सेवा मानते हैं? सबसे बड़ा रीज़न होता है कि संगठन निष्ठा उनमें उस प्रकार की नहीं हो पाती है। जिस व्यक्ति में संगठन निष्ठा होती है, देखिए क्या होता है, मैं कुछ चीज़ें कुछ ओपन भी कहना चाहता हूँ। हो सकता है किसी को टिकट मिलता है, मेरी पसंद का नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या संघ का जो मूल कार्यकर्ता रहता है वो कभी भी पार्टी का विरोध नहीं करता है। ठीक है, कई नेता हम आपकी पार्टी से तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि जो गायब हैं वो किस श्रेणी के लोग हैं। एक होता है जो अफसर देखकर पार्टी में आते हैं और अफसर को भुनाते हैं और वो अफसर नहीं मिलता है तो वापस चले जाते हैं। और एक होता है कि जो पार्टी जन्मजात उस पार्टी का है, जिसको पार्टी रहे तो वो है और पार्टी ना रहे तो वो है, पार्टी के लिए पूरी तरीके से समर्पित होता है। ऐसे लोग हमेशा पार्टी में रहेंगे, वो कभी पार्टी के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे। तो मुझे क्या लगता है, ऐसे लोगों की फौज भारतीय जनता पार्टी में अत्यधिक है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सर्वोपरि निछावर करते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जो मौका फ्रेश लोग होते हैं, वो केवल पार्टी में नहीं, वो हर जगह होते हैं, वो प्लानिंग इस तरीके से करते हैं, लेकिन वो बहुत क्षणिक हैं। वो बहुत कुछ लोग हैं, उनसे कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी उन लोगों से चलती है जो निष्ठावान तरीके से, जब से पार्टी बनी हो, जब से संघ बना है, ऐसे लोगों से चलती है जो वाकई में समर्पित होकर काम करते हैं। आने वाले समय की राजनीति क्या देखते हैं आप निवाड़ी की? ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस राजनीति में एक्टिव तरीके से आए, पार्षदों के रूप में आए,
अध्यक्षों के रूप में आए, जनप्रतिनिधियों के रूप में आए, सरपंचों के रूप में, महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन अत्यधिक हो। कभी कभी मैं देखता हूं कि महिला सरपंच तो बनी है लेकिन कामकाज उनके पूरे पतिदेव करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे कैसे चलेगा कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण तो अभी तो ये सब काम निवाड़ियों में आ गया है, बड़े स्तर पर अधिकारी कुर्सी छोड़ रहे हैं। मैं तो प्रतिनिधि को लेकर नहीं, मैं आज एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखा जिसमें माननीय कलेक्टर साहब का बड़ा सराहनीय उन्होंने कदम उठाया कि जो महिला प्रतिनिधि है, महिला जनप्रतिनिधि, वही कुर्सी पर बैठे में आएगा, उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई नहीं आएगा। कोई नियम नहीं है, लेकिन जब नहीं नियम नहीं, ये बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। मुझे क्या लगता है ऐसे में भाई हमारी सरकार क्यों महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है या दे रही है? उसका कारण है कि देश का 50% आज भी ऐसा तबका क्या घर तक सीमित है, क्या नहीं है? वो समाज में आज हमारे देश में जब क्रांतिकारी, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे झांसी और इधर देख लो रानी लक्ष्मीबाई, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और घर में बैठने वाली महिलाएं नहीं हैं। आज मुख्य धारा में महिलाएं जुड़ रही हैं, तो हम क्यों उनको मौका ही नहीं मिलता है? आप सरपंच तो बन गए लेकिन प्रतिनिधि चाहते हैं, कारण है ना उसका मौका कभी कभी दिया जाता है, जानबूझकर दिया जाता है। सरकार योजना बना देती है, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, लेकिन फिर स्थानीय निकायों का और स्थानीय अधिकारियों का ये धर्म बनता है, ये उनका नैतिक दायित्व बनता है कि उनको मुख्य भूमि में उनको और एक्टिव करने के लिए प्रयास करें उनको, ताकि वो आगे बढ़ सकें। वो केवल घर में एक पल्लू डाल तक सीमित ना रह सकें कि घर में खाना बनाना है, कि घर में केवल बच्चों को खिलाना है। वो सिर्फ जाके बाहर भी निकले, समाज के प्रति उत्तरदायित्व अपना समझें, समाज में सक्रिय करें, तो हमें तो ये सब होगा तो नेतृत्व बढ़ेगा, तो इतना बड़ा तबका भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर चलेगा। कुछ एक दो व्यक्ति के सवाल रह गए हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, आपके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आप कौन हैं। ये सब पता है। आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी हो गई। मेरी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है हमारी। मेरी पत्नी जो है, हमारा जबलपुर में हमारा ससुराल है। हाँ। और मेरी पत्नी गेस्ट फैकल्टी है हायर एजुकेशन में, वो भी डॉक्टरेट है। और मेरी 2 बेटी हैं, अभी छोटी हैं। तो ये 2020 में हमारी शादी हुई थी। बेटियों का भविष्य तय किया है क्या आगे? इच्छा तो है बेटी हमारी आर्मी में जाए, सीरियसली एक बेटी आर्मी में जाए, समाज के प्रति समर्पित। मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, थोड़ा तुमको क्या बनना है? आर्मी बनना है। आर्मी में जाऊँगा। पापा क्या करोगी? देश सेवा करोगी। तो इच्छा तो है, मैं उसके प्रयास भी कर रहा हूँ कि बेटी, कभी सोचता हूँ उसका आर्मी स्कूल में एडमिशन हो जाए, लेकिन शायद सिविलियंस को वो सब मौका नहीं देते हैं। लेकिन ठीक है, ये सब चीज़ नेतागिरी में मौका नहीं देना हमें काफ़ी है नेतागिरी। कहते ना कि जो डॉक्टर है को डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर नहीं बनाते हैं। पुलिस का कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पुलिस बने, तो अब नेता है नहीं चाहते नेता बनने पर। नहीं, ऐसा नहीं, मैं पर्याप्त हूँ। और अगर बेटी में अगर ऐसा गुण पैदा होता है कि उसको नेतृत्व की इच्छा होती है, तो स्वाभाविक है वो उसके लिए स्वतंत्र रास्ता खुला है। मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूँ उसको आर्मी ज्वाइन कराऊँ। अगर उसकी इच्छा है नहीं, वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो नेता बनना चाहती है, वो इंजीनियर बनना चाहती है, उसकी इच्छा है। बट एक हमारा फ्रेमवर्क ऐसा है कि नहीं, हम तो ये प्रेरणा देंगे, लेकिन अगर उसकी अपनी कोई इच्छा है तो उसके लिए स्वतः वो स्वतंत्र है। फिर वही पुनः सवाल, आप अपने आप को आने वाले समय में कहाँ देखते हैं भविष्य को लेकर? निवाड़ी को बेहतर जिला बनाना चाहता हूँ। और हम ये चाहते हैं कि अगर जिलों में बात आए तो भले ही हमारा छोटा जिला है, लेकिन ये बात आना चाहिए कि ये सुव्यवस्थित जिला है। यहाँ की हर प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे भी मुझे अगर ये ठीक करने का मौका कभी भी मिलेगा, तो मैं तन मन धन से इसकी सेवा करूंगा। निवाड़ी के लोगों की जो भी मुद्दे जनहित के आएंगे, मैं इसकी परवाह किए बगैर कि उस मुद्दे से किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, जनता के हित में है तो मैं हमेशा उसको उठाऊंगा, उसको समाधान करने का पूरा मेरी तरफ से प्रयास करूंगा। और बाकी जो संगठन सोचे अगले आगे मुझे 10 साल संगठन किस भूमिका में रखना चाहता है, मैं अपने आप को हर भूमिका के लिए तैयार करना चाहता हूँ। जो आपके अंदर काबिलियत है वो संगठन देख रही है इस काबिलियत को? अब वो संगठन में मैंने कहा कुछ चीज़ें क्या होता संगठन, मैं अपने आप को हर प्रकार से तैयार करना चाहता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोहन जी, आप विरासत राजनीति में रहिए, उसको आप बिल्कुल बिल्कुल हम उसको प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ रोहन जी थे, इनका बहुत कुछ चर्चा हुई। बब्बू राय की भतीजी हैं। इतना ही छोटा शब्द जो हमने संक्षिप्त में दिया है वर्णन, इनको आप बड़ी इस तरह से देख सकते हैं और हर कोई जानता है, इस नाम से बखूबी जानते हैं रोहन जी को। आपका पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ज़िले में, मैं पहली बार इस स्टेशन पे आया हूँ,
बहुत ही अच्छा आपने ये स्टेशन रेडियो स्टेशन बनाकर रखा है। मैं तो आपके सारे दर्शकों से भी बोलूँगा कि ये हमारे मैंने फिर वही बोला, जिला छोटा है लेकिन व्यवस्थाएं पूरी अनिल जी ने की। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जिले छोटे हैं, छोटे जिले के छोटे लड़के हैं, लेकिन सपना बड़ा रखा है भविष्य को लेकर। मेरा भी भविष्य है कि मैं आप जो आप बैठे हैं, आप बैठे रहे और भी बड़े इस तरह के लोग आए, हमसे सवाल पूछते रहे। आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोहन जी, आप विरासत राजनीति में रही है, उसको आप बिल्कुल बिल्कुल हम उसको प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ रोहन जी थे, इनका बहुत कुछ चर्चा हुई। बब्बू राय के भतीजे हैं। इतना ही छोटा शब्द जो हमने संक्षिप्त में दिया है वर्णन, इनको आप बड़ी इस तरह से देख सकते हैं और हर कोई जानता है, इस नाम से बखूबी जानते हैं रोहन जी को। आपका पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ज़िले में, मैं पहली बार इस स्टेशन पे आया हूँ, बहुत ही अच्छा आपने ये स्टेशन रेडियो स्टेशन बनाकर रखा है। मैं तो आपके सारे दर्शकों से भी बोलूँगा कि ये हमारे मैंने फिर वही बोला, जिला छोटा है लेकिन व्यवस्थाएं पूरी अनिल जी ने की। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जिले छोटे हैं, छोटे जिले के छोटे लड़के हैं, लेकिन सपना बड़ा रखा है भविष्य को लेकर। मेरा भी भविष्य है कि मैं आप जो आप बैठे हैं, आप बैठे रहे और भी बड़े इस तरह के लोग आए, हमसे सवाल पूछते रहे। आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। काय शंकर, काय शंकर, आ जाओ, बंद कर दियो। लाइट नहीं आई। बढ़िया है।